बहुत बढ़िया। तो बेटा आज अभी ये वाला जो लेक्चर है एक तरीके से इसमें हम जो बचा हुआ टॉपिक है अपना न्यूटन लॉस का वो फिनिश कर लेंगे। फिर इसके बाद हमारा जो सेक्टर शुरू होएगा सेक्शन, वो भी न्यूटन लॉस का ही है, बट उसको एक अलग तरीके से डील करूंगी क्योंकि मॉड्यूल उसकी अलग बनी हुई है। तो वो फ्रिक्शन वाला जो पार्ट है वो बाद में हम अगले हफ्ते से शुरू करेंगे। अभी इस हफ्ते का हमारा एम यही था कि न्यूटन लॉस पूरा हो जाए। वो हमारा पूरा हो चुका। इस संडे आपका टेस्ट होएगा इसी चैप्टर का, तो अच्छे से इसको रिवाइज करके आप लोगों को रखना है। तो अभी की क्लास में हमारा कंस्ट्रेंट मोशन जो स्ट्रिंग वाला है वो हमने पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया है। जो हमारा पार्ट बचा हुआ है वो बचा हुआ है वेज वाला, जो वेज कंस्ट्रेंट हमें लगाना है। तो वेज कंस्ट्रेंट का क्या मतलब होता है, क्या कंडीशंस होती हैं, वी वांट टू अंडरस्टैंड दैट। देन वी विल आल्सो अंडरस्टैंड कि ये सूडो फोर्स का क्या मतलब होता है, सूडो फोर्स होती क्या है, एंड दिस इज इट। इतना ही बचा है इस चैप्टर। तो क्विकली वेज कंस्ट्रेंट वाली जो चीज है वो हम समझ लेते हैं। वेज कंस्ट्रेंट यार तुम लोगों को पता ही है कि अगर ऐसा एक वेज है सपोज हमारे पास, है ना, ये वेज के ऊपर कुछ थीटा इसका वेज का एंगल है और इसके ऊपर हमने कुछ मास रख रखा है। इसके ऊपर हम लोगों ने कुछ मास रख रखा है। तो यहाँ पर भी कुछ कंस्ट्रेंट तो लग ही रहा होगा क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा है ना। सो दिस मास, तो यही होता है कि ये जो मास होता है आपका, दिस मास फॉलोज सर्टेन स्लाइडिंग कंस्ट्रेंट्स। this mass follows certain sliding constraints which are which is known as wedge constraint. Good evening बेटा, गुड इवनिंग बच्चा। आ जाओ सब बच्चे, आ जाओ, फटाफट क्लास शुरू कर दी है। ठीक है, वेज कंस्ट्रेंट वाला पार्ट करेंगे आज, सूडो फोर्स वाला पार्ट करेंगे, फिर ये चैप्टर को टाटा बाय बाय कर देंगे, उसके बाद फ्रिक्शन डिस्कस करेंगे, उतना ही बच जाए। मैम यहाँ थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम थी ना, इसलिए ज्वाइन नहीं हो रहा था, अब हो गया। अच्छा अब हो गया ना बेटा ज्वाइन? यस मैम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वरना अभी वीडियोस भी देख लेना, सारी की सारी वीडियोस अपलोड कर दूंगी। अगर नेटवर्क वगैरह का कभी प्रॉब्लम आता है तो अपनी अगली क्लास के पहले ना वीडियो जरूर देख लिया करो, ताकि समझ में आ यस जाए मैम। कि क्लास में क्या क्या डिस्कस हुआ। ठीक है, तो बेटा ये वाली जो चीज लगती है ये दो तीन कंडीशंस में लगती है। कंडीशंस क्या होती हैं आपकी वो आप नोट डाउन कर लो। कंडीशंस ऑफ वेज कंस्ट्रेंट, कब आप वेज कंस्ट्रेंट लगा सकते हो। तो वेज कंस्ट्रेंट में दो कंडीशन होती हैं कि पहली कंडीशन तो ये है कि हमारी जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये वेज भी रिजिड है और जो ऑब्जेक्ट है वो भी रिजिड है, एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स आर रिजिड। दूसरी चीज यही है कि ये जो ब्लॉक है या फिर इस पे आपने कुछ भी अगर मास रख रखा है और वो आपका स्लाइड कर रहा है, तो दोनों के दोनों हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि जो हमारा ब्लॉक है वो उड़ जाएगा हवा में, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट इज दिस ओनली, दैट the block and wedge the block and wedge are always in contact are always the block and wedge are always in contact। ये कर लिया बच्चों नोट डाउन, आगे चलूं? मैम एक सेकंड। हाँ बेटा कोई नहीं, कर लो नोट डाउन, फिर आगे चलती हूँ। अब इस वेज कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है ये समझ लो। अभी तो हमने कंडीशन समझ ली कि हाँ, एक तो पहली कंडीशन ये कि दोनों ऑब्जेक्ट्स मेरी रिजिड है। दूसरी कंडीशन ये कि जो ब्लॉक और वेज होगा वो हमेशा आपका कांटेक्ट में रहेगा। भले ही ब्लॉक जो है वो वेज पे स्लाइड जरूर कर रहा है, हो सकता है आपका वेज भी मूव कर रहा हो। ये भी नहीं मैं बोल रही कि वेज स्टेशनरी, हो सकता है आपका वेज भी मूव कर रहा हो, ब्लॉक नीचे गिर रहा है, वेज कहीं और मूव कर रहा है, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। बट हमेशा आपका जो ब्लॉक और वेज होगा वो कॉन्टैक्ट में रहेंगे, ब्लॉक उड़ेगा नहीं, ऐसे वेज पे स्लाइड करेगा, उड़ेगा नहीं वेज से दूर। ठीक है बेटा, कर लिया ये नोट डाउन? डन मैम। डन, वेरी गुड। सो लेट्स मूव ऑन। तो अब ये वेज कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है ये चीज समझो। अगर मैं दोनों के फ्री बॉडी डायग्राम बनाती हूँ, तो थोड़ा सा इसका फ्री बॉडी डायग्राम थोड़ा बीच में बनाते हैं। ठीक है, सपोज अब अपने हम क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करेंगे जिसमें हमारा वेज भी मूव कर रहा होगा। तो ये वेज को भी कुछ वेलोसिटी में दे देती हूँ सपोज, और ये मेरा मास है। अब हमें पता है कि ये जो मास है ये किसी वेलोसिटी से नीचे की साइड पे गिरेगा, ये किसी वेलोसिटी से नीचे की साइड पे गिरेगा। लेट मी से दैट वेलोसिटी इज v2। लेट मी से कि ये जो मास है इसकी कुछ वेलोसिटी आ रही है विद रिस्पेक्ट टू दिस वेज एज वेल, एंड दैट इज इक्वल्स टू v3। ठीक है, अब मैं क्या बोल रही हूँ कि ये जो वेज है वो भी, स्क्रीन। हाँ स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? अच्छा बच्चा, रिफ्रेश कर रही हूँ, आ रही है, आ गई अब बेटा?
ठीक है, इसको हम क्वेश्चंस में भी Yes, और ma'am. अच्छे से डील करेंगे, बट सपोजिटली मेरा जो मास है उसकी वेलोसिटी ये है v2 और v3, और मेरा वेज भी किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है. लेट मी से दैट द वेलोसिटी ऑफ द वेज इज इक्वल्स टू v1. लेट मी से मैम दैट पर एक ब्लॉक की दो वेलोसिटी कैसे हो सकती हैं? एक वेलोसिटी आ रही है जिससे वो नीचे स्लाइड कर रहा है. अगर ये ब्लॉक पीछे की साइड पे मूव करेगा तब भी तो हमें दिखेगा ना कि वेज मेरा कुछ नीचे की साइड पे गिर रहा है. अगर ये Yes, वेज है, ma'am. अब ये पीछे की साइड पे मूव करेगा, सपोज अब मेरा एक ब्लॉक है, वो तो वेज से नीचे गिर ही रहा है. अगर ये वेज भी मूव कर रहा है तो तुम्हें दिखेगा कि ब्लॉक स्लाइड तो कर ही रहा है, साथ साथ में वो नीचे भी कुछ गिर रहा है. ठीक है, तो Okay, तुम्हारे पास ma'am. दो कंपोनेंट आएंगे वेलोसिटी के, अगर तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो तो इस तरीके से. तो वो हम अलग अलग सिचुएशंस देखेंगे, उसमें डील करेंगे. मैं बोल रही हूँ कि ये दो कंपोनेंट आ जाए तुम्हारे पास वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक के. सही है बेटा. अब अगर ये वेज पीछे की साइड पे मूव कर रहा है तो इसके भी दोनों के दोनों कंपोनेंट्स मैं निकाल सकती हूँ, है ना. ये वाला जो एंगल होएगा ये हमारा थीटा के बराबर हो जाएगा. सो दिस कंपोनेंट विल बी v1 cos थीटा and this component will be v1 sin theta. Is this okay? Is this part okay to everyone? Yes, ma'am. ठीक है Yes, बेटा. ma'am. तो Yes, ma'am. वेज कंस्ट्रेंट क्या कहता है ये चीज भी समझो. वेज कंस्ट्रेंट सेज, वेज कंस्ट्रेंट क्या बोलेगा कि ये जो भी तुम्हारी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी है वो उसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो जीरो होनी चाहिए. मतलब ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तुम्हारी कोई वेलोसिटी होनी नहीं चाहिए. तो इसका यही मतलब है कि v3 और v1 sin थीटा को अगर हम माइनस करेंगे तो जीरो आना चाहिए, which means v3 must be equals to v1 sin theta. This is what your wedge constraint says. अब इसको तुम दो तीन तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो कि wedge constraint की स्टेटमेंट क्या है. स्टेटमेंट इज दैट velocity of separation perpendicular to the interface is zero. क्योंकि ब्लॉक तुम्हारा वेज से दूर थोड़ी जा रहा है, ब्लॉक तुम्हारा स्लाइड तो वेज पे ही कर रहा है ना, तो ब्लॉक वेज को ऐसे छोड़ के नहीं जा रहा. तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस विल बी जीरो. इसको इस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो. अगर इसकी और कोई स्टेटमेंट तुम्हें बुक्स में मिलती है तो कुछ इस तरीके से भी लिखा होता है दैट component of velocity along perpendicular direction component of velocity along perpendicular direction to the contact plane. ये जो कॉन्टैक्ट का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को याद रखना है. जो नॉर्मल वाली डायरेक्शन है उस डायरेक्शन के अंदर आपको सर्च करना है. कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द इंटरफेस, टू द कॉन्टैक्ट प्लेन बोलते हैं, टू द कॉन्टैक्ट प्लेन of the two objects is always equal. तो जो भी कंपोनेंट है, जो भी तुम्हारे नॉर्मल वाले कंपोनेंट्स है वो हमेशा तुम्हारे इक्वल ही होंगे, या फिर दे विल बी सच दैट कि देयर इज नो नेट वेलोसिटी इन दिस पर्टिकुलर थिंग. दैट इज व्हाट माय वेज कंस्ट्रेंट सेज. अच्छा मैम, मैम मतलब परपेंडिकुलर जब बॉक्स पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी आ रही है वो हमेशा जीरो रहेगी, ब्लॉक जीरो नहीं रहेगी. परपेंडिकुलर हाँ, जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो दोनों की जीरो रहेगी. हो सकता है नीचे की ये v3 की कुछ वैल्यू आ रही हो, तुम्हारे पास v1 sin थीटा की कुछ वैल्यू आ रही हो, बट इनका जो रिलेटिव होगा वो जीरो रहेगा. मतलब v3 विल बी इक्वल टू v1 sin थीटा, आपस में इक्वल होंगी. हाँ, इसके अलोंग कोई मोशन नहीं हो रहा क्योंकि तुम्हारे ब्लॉक और हमेशा कांटेक्ट में है ना. अगर ये इसकी वेलोसिटी की कुछ वैल्यू होती है, इसका क्या मतलब है कि ब्लॉक वेज से उठ रहा है, वो पॉसिबल नहीं है ना. ओके मैम. सही है बेटा. तो ये चीज सबको समझ में आई कि हाँ, ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाली वेलोसिटी है वेज कंस्ट्रेंट में, हमें इन वेलोसिटीज को इक्वल कर देना है. इज इट मैम समझ नहीं आया? चलो मैं समझा रही हूँ. तो मैं मैम v1 क्या है? v1 इज द वेलोसिटी ऑफ द वेज. v1 इज दी, सपोज तुम्हारे को मेरी वीडियो दिख रही है, एक बार बेटा मेरी वीडियो देखो पहले. यस मैम. ठीक है. अब सपोज अभी तक जो हम जितने केसेस कर रहे थे उसमें तुम्हारा जो मास था वो नीचे गिर रहा था, मास ही नीचे गिर रहा था ऐसे वेज पे से. अब मैं बोल रही हूँ कि मास भी नीचे गिर रहा है, वेज भी पीछे की साइड पे जा रहा है. तो तुम लोगों को दिखेगा कि भाई मेरी मास की कुछ वेलोसिटी नीचे की साइड पे भी आ रहा है मेरा मास, और आगे की साइड पे भी स्लाइड कर रहा है. सो यू विल सी सम रिलेटिव वेलोसिटी, राइट? कैन यू गाइस सी दिस कि वेज भी पीछे जा रहा है, मास भी नीचे गिर रहा है. तो इस तरीके के क्वेश्चंस तुम्हारे लिए सॉल्व करने कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे. वहां पे तुम वेज कंस्ट्रेंट का यूज करो. वेज कंस्ट्रेंट क्या बोल रहा है कि भाई मास नीचे गिर रहा है बट मास पूरे टाइम वेज के साथ कांटेक्ट में तो है ही ना. मास ऐसे तो नहीं गया ना, मास और वेज अलग तो नहीं हुए ना किसी भी पॉइंट पे.
तो वो अलग नहीं हुए। इसका क्या मतलब है कि जो उसका इंटरफेस है वेज का, जो ये इंटरफेस हम लोगों ने बनाया है, इस इंटरफेस के अलोंग कुछ रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए, तभी तो मास और वेज जो है वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो रहा है। तो वही आपका वेज कंस्ट्रेंट है, ठीक है, वही आपका वेज कंस्ट्रेंट है, दैट वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0। इज इट ओके नाउ? यस मैम। मैम इसमें बता दो V1 किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? V1 रिप्रेजेंट कर रहा है अगर तुम्हारा वेज चल रहा है V1 स्पीड से, ओके ठीक है, मैम। तुम्हारा वेज V1 स्पीड से चल रहा है, V2 और V3 कुछ वेलोसिटी आ रही है तुम्हारी ब्लॉक की, V2 से वो नीचे स्लाइड कर रहा है, V3 कोई कंपोनेंट आ रहा है वेलोसिटी का, V2 और V3 ब्लॉक की वेलोसिटी के कंपोनेंट है, V1 इज द वेलोसिटी ऑफ द वेज। मैम V1 cos थीटा और V2 आपस में रिलेटेड नहीं है ना, मतलब नहीं नहीं, उनका कोई उनका फर्क कुछ पड़ेगा? रिलेशन नहीं है, वो वाला वो तो आप फिर वो ब्लॉक पे देखोगे कि ब्लॉक किस स्पीड से नीचे गिर रहा है, वेज किस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, उनका कोई रिलेशन नहीं है। ये V3 और V1 साइन थीटा का रिलेशन अपन लिख सकते हैं। ओके मैम। सही है, चलूं आगे। मैम V3 इक्वल टू V1 साइन थीटा, ये ऑलवेज मतलब ट्रू होगा? यस, दिस इज नॉट अ फॉर्मूला, दिस इज अ केस। अभी मैं इसके आपको एक दो एग्जांपल्स भी दिखाऊंगी, तो वहां पर भी हम यही करेंगे कि दोनों जो कंपोनेंट है वो वेलोसिटी के निकालेंगे और देखेंगे नॉर्मल के अलोंग क्या कंपोनेंट आ रहा है, उसको इक्वल कर देंगे, ठीक है। अभी एक दो एग्जांपल और करवाती हूँ। ये एग्जांपल है, एक इलस्ट्रेशन है दैट हाँ इस केस में V3 इज इक्वल टू V1 साइन थीटा। सही है बेटा? यस मैम। चलो, अब इसका ये एग्जांपल सबसे पॉपुलर एग्जांपल है, कोई भी बुक खोलोगे तो वेज कंस्ट्रेंट में यही एक एग्जांपल मिलता है। यहाँ पर तुम्हें क्या बोल रखा है कि तुम्हारा एक मास है, रॉड है रादर, जैसे अब ये डायग्राम देखो, ये तुम्हें एक वेज गिवन है, इसके ऊपर एक रॉड ऐसे सीधी रखी हुई है, और तुम्हें बोल रहे हैं कि ये जो रॉड है ये नीचे की डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये जो रॉड है ये नीचे की डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो वेलोसिटी ऑफ द रॉड और वेज की कितनी वेलोसिटी है उसके बीच में तुम लोगों को रिलेशन बताना है। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? जो रॉड है तुम्हारी वो नीचे और ऊपर ही मूव करेगी, वेज तुम्हारा आगे पीछे दोनों साइड पे मूव कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये पॉइंट नोट डाउन कर लो दैट रॉड ए कैन ओनली मूव अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स। वो ऊपर नीचे ही हो रही है, वो जैसे मास तो तुम्हारा नीचे की साइड पे स्लाइड करता है, वो स्लाइड नहीं कर रही, वो ऊपर से नीचे आ रही है, जैसे जैसे वेज तुम्हारा पीछे जाया जा रहा है वो और नीचे आई जा रही है। सो द रॉड कैन ओनली मूव अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, वेयरएज जो तुम्हारा वेज है, वेयरएज वेज बी is free to move in horizontal plane, whereas the wedge B is free to move in horizontal plane. Is this okay? यस मैम। ठीक है, तो अब मैं बोलती हूँ कि लेट द वेलोसिटी ऑफ द रॉड, जो ये हमारी रॉड है उसकी वेलोसिटी VA बोल देते हैं, और वेज की ये नीचे की साइड पे आ रही है तुम्हारी जो VA वेलोसिटी है, एंड लेट मी से दैट VB वेलोसिटी है वेज की है, VB वेलोसिटी वेज की कुछ इस साइड पे, तुम्हारा जो वेज है वो पीछे की साइड पे जा रहा है। तो अब होगा क्या, रॉड नीचे आ रही है, वेज जो है वो पीछे जा रहा है, तो रॉड कंटिन्यूअसली नीचे 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 आती रहेगी। सो लेट मी से दैट किसी पर्टिकुलर टाइम में एक्स डिस्प्लेसमेंट वेज की हुई और रॉड तुम्हारी वाई डिस्प्लेसमेंट से नीचे आई, रॉड जो है तुम्हारी वाई डिस्प्लेसमेंट से नीचे आई और एक्स डिस्प्लेसमेंट तुम्हारी उसकी हुई, एक्स डिस्प्लेसमेंट वेज की हुई। तो तुम कुछ इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, थीटा एंगल तुम्हें गिवन है, रॉड जितनी नीचे आएगी वो कुछ वाई से रिप्रेजेंट होएगा, और वेज जितना मूव कर जाएगा वो कुछ एक्स से रिप्रेजेंट होएगा, है ना। तो इनके बीच में भी तो एंगल थीटा ही बनेगा, इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो भी तो थीटा ही बनेगा। अगर किसी भी सिचुएशन में तुम देख रहे हो कि रॉड की कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, सपोज मैं कोई इंटरमीडिएट केस कंसिडर कर लेती हूँ, सपोज मेरा वेज कुछ इधर था और मेरी रॉड कुछ ऊपर की साइड थी, कुछ ऐसे थी मेरी रॉड, ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। अब क्या हुआ है, अब मेरी जो रॉड है वो तो कुछ नीचे आ गई है, अब जो मेरी रॉड है वो तो कुछ नीचे आ गई है, इट हैज कवर्ड सम डिस्टेंस, और जो मेरा वेज है वो कुछ पीछे मूव हो गया है, यही हो रहा है ना इस सिचुएशन में, और जो हमारा वेज है वो पीछे मूव हो गया है, तो वेज ने कुछ एक्स डिस्टेंस हमारा कवर कर लिया है। तो यहाँ पर मैं एक्स और वाई के बीच में कुछ रिलेशनशिप निकाल सकती हूँ ना, एक्स और वाई के बीच में भी तो थीटा एंगल ही बन जाएगा। सही बात है, ये दिख रहा है डायग्राम में से बेटा? यस मैम। समझ में नहीं आया मैम। ये चीज समझ नहीं आई बेटा, मैंने क्या बोला, अब हो क्या रहा है इस सिचुएशन में, ये तुम्हारा एक बार ये डायग्राम देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, ये तुम्हारे को एक रॉड गिवन है इसके ऊपर, ठीक है, ये रॉड दिख रही है तुम्हें इसके ऊपर, सही। अब क्या हो रहा है, अब तुम्हारी जो रॉड है वो नीचे आ रही है, अब तुम्हारी जो रॉड है वो नीचे आ रही है और वेज जो है वो पीछे जा रहा है, रॉड नीचे आई और वेज जो है वो तुम्हारा पीछे चला गया, रॉड नीचे आई और वेज जो है वो पीछे चला गया। तो मैंने वही सिचुएशन यहाँ पर एक तरीके से ले ली,
वही सिचुएशन मैंने यहाँ पर ले ली कि सपोज लेट मी रीड्रॉ इट सो दैट यू गाइज अंडरस्टैंड इट बेटर. सपोज दिस वाज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द वेज, उसके बाद मेरा जो वेज है वो कुछ डिस्टेंस पीछे चला गया. यही होएगा ना अगर वेज के पीछे की साइड पे वेलोसिटी होएगी. इस चीज से अग्री कर Yes, रहे हैं? ma'am. और Yes, रॉड ma'am. जो है, सपोज रॉड मेरी वेज को टच कर रही थी, रॉड मेरी कुछ यहाँ पर थी एंड रॉड वाज टचिंग दी वेज, रॉड वाज टचिंग दी वेज. तो ये जो रॉड है वो कुछ नीचे नहीं आ जाएगी? Yes, ma'am, आ जाएगी. रॉड कुछ तो मैम नीचे आ जाएगी. रॉड की तो कोई वेलोसिटी होगी मैम, वो भी तो अपने हाँ आप तो को वो तो मैं distance बोल cover रही हूँ ना, करेगी. वीए वेलोसिटी है रॉड की नीचे की साइड पे. वो तो मैं बोल रही हूँ कि रॉड की वेलोसिटी है नीचे की साइड पे, तो वही तो मैं बोल रही हूँ कि रॉड ने कुछ वाई डिस्टेंस तुम्हारा कवर कर लिया. तो अब यहाँ से तुम मैम लोग देख नीचे ही सकते ना. हो ना, हाँ, नीचे की साइड पे रॉड ने वाई डिस्टेंस कुछ कवर कर लिया. तो जितना डिस्टेंस रॉड नीचे की साइड पे आएगी उतना ही वेज आगे मूव कर जाएगा. तो हमारे पास जो यहाँ पे डायग्राम बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा ना, विद एन एंगल थीटा. विद एन एंगल थीटा डायग्राम बन जाएगा ना हमारे पास. तो यहाँ से तुम एक इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या लिख सकते हो, दैट y इज इक्वल्स टू x tan थीटा. y इज इक्वल्स टू x tan थीटा लिख सकते हो. इज दिस पार्ट ओकर? Yes, ma'am. ये वाला मैं तुम्हें सॉल्व करवाने की कोशिश कर रही हूँ विदाउट अप्लाइंग दी कंस्ट्रेंट रिलेशन, ताकि तुम्हें समझ में आए कि कंस्ट्रेंट रिलेशन एक्चुअल में कितना सुंदर है और उससे कितना इजीली तुम्हारा आंसर आ जाएगा. ये है जब तुम ज्योमेट्रिकली सॉल्व कर रहे हो इस तरीके को विदाउट अप्लाइंग दी कंस्ट्रेंट इक्वेशन. तो अब यहाँ से तुम लोग निकाल लोगे ना. अगर इसको मैं डिफरेंशिएट कर देती हूँ, अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करती हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, dy by dt मस्ट बी इक्वल्स टू dx अपॉन dt tan थीटा. तो ऐसा नहीं है इस क्वेश्चन को मैम तुम हर क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करना है वेज कंस्ट्रेंट के. डिफरेंशिएट, अगर तुम्हारे को y और x के बीच में रिलेशन आए तो डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी के बीच में तो रिलेशन तभी आएगा ना, Yes, ma'am. है ना. तो यहाँ पर ये dy by dt इज द वेलोसिटी ऑफ द रॉड. dy by dt किस चीज की वेलोसिटी है? हम रॉड की. रॉड की. dx by dt किसकी वेलोसिटी है? दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक b. तो आ गया ना दोनों के बीच में रिलेशन. ठीक है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन आ गया तुम्हारा. ये चीज समझ में आई? बताओ, ये वाली चीज समझ में आई कि ये हमने इस तरीके से Yes, कैसे ma'am. सॉल्व किया. अब इसी सेम Yes, ma'am, आ गई. दिस सेम, यही जो सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने करवाया है, इसको बहुत ही इजी तरीके से मैं सॉल्व करूंगी बाय अप्लाइंग दी वेज कंस्ट्रेंट. तुम वेज कंस्ट्रेंट की ब्यूटी अब समझोगे कि हाँ मैम वेज कंस्ट्रेंट का कुछ तो मतलब है, कुछ तो महत्व है. हम लोगों ने क्या बोला कि ये हमारे पास इस तरीके का वेज था, ये हमारे पास कुछ वेज है, इसमें अब सारी चीजें हम भूल जाएंगे. ये हमारा वेज है, दिस इज मेकिंग सम एंगल थीटा. हम लोगों को पता है कि ये हमारी सपोज कुछ इस तरीके से हमारे पास रॉड है. तो रॉड की जो भी वेलोसिटी होगी तुम्हारी नीचे की डायरेक्शन में होगी. Yes, ma'am. रॉड की वेलोसिटी कुछ नीचे की डायरेक्शन में होगी, वीए वेलोसिटी है. हमें पता है कि अगर ये वेज का एंगल है थीटा, सो दिस एंगल विल बी इक्वल टू थीटा. तो यहां से मेरे पास वीए कॉस थीटा आ जाएगा. सही है, ये वाला कंपोनेंट वीए कॉस थीटा आ जाएगा. वैसे ही मुझे पता है कि जो वेज है इट इज मूविंग बैकवर्ड्स विद द स्पीड ऑफ वीबी. जो हमारा वेज है वो पीछे की डायरेक्शन में जा रहा है विद द स्पीड ऑफ वीबी. और ये वाला जो एंगल है वो मेरा थीटा है. तो ये वाला जो कंपोनेंट है दैट विल बी वीबी साइन थीटा. अब लगा दो Yes, वेज ma'am. कंस्ट्रेंट. वेज कंस्ट्रेंट लगाते ही तुम्हारे पास क्या आएगा, वीए कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू वीबी साइन थीटा. आंसर आ गया. आंसर आ गया. जो चीज हमने पिछले केस में इतनी मुश्किल से करी थी वही आंसर तुम्हारा बहुत इजीली इस सिचुएशन में आ गया. समझ में आया वेज कंस्ट्रेंट का फायदा? Yes, ma'am, आ गया. मैं ठीक है, सीधा आ जाएगी. सीधा आंसर आ जाएगा. तभी मैंने वो पिछला वाला केस वैसे भी बता दिया तुम लोगों को कि अगर तुम उसको नहीं आता किसी बच्चे को वेज कंस्ट्रेंट तो वो किस तरीके से करेगा. जिस बच्चे को वेज कंस्ट्रेंट नहीं आता ना उसके लिए वो एडवांस का क्वेश्चन है, जिस बच्चे को आता है उसके लिए ये मेंस का क्वेश्चन है. चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी वेज कंस्ट्रेंट से तुम्हारा बहुत प्यार से सॉल्व होएगा. ये भी वेज कंस्ट्रेंट से बहुत प्यार से सॉल्व होएगा. कैसे करोगे? मैम 1 मिनट लास्ट वाली स्लाइड दिखाना. देख लो बच्चा. मैम नोट कर. हाँ नोट डाउन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. हो गया मैम. ठीक है, तो दोनों तरीकों से तुम्हें मैंने दिखा दिया. यहाँ से भी अगर तुम लिखोगे तो dy by dt तुम्हारा va होता है, dx by dt तुम्हारा vb है tan थीटा. तो दोनों साइड से तुम्हारे पास क्वेश्चन सेम ही आया, बट इस वाले को विजुअलाइज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा जो पहला तरीका है. सेकंड तरीके में वेज कंस्ट्रेंट से हमारा डायरेक्ट हमने जैसे ही वेज कंस्ट्रेंट लगाया हमारा आंसर आ गया. बस तुमने देखा कि वेलोसिटी क्या है, क्या कंपोनेंट बन रहा है, एंड यू आर डन. चलो अब आगे चलते हैं. ये वाला क्वेश्चन और देखो.
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड, स्क्रीन अटक रही है। मैम हाँ बेटा, मैम एक बच्चे क्लास में ऐड नहीं हो पा रहे हैं। एक सेकंड बच्चा, आ गया, आप ज्वाइन हो गया? यार बच्चा तो ऐड हो सकता है, मतलब मेरी क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, मेरे पास परमिशन नहीं आई है। इसलिए ग्रुप में मैसेज किया है। ठीक है बेटा, एक बार ट्राई अगेन, मैं बोलती हूँ उस बच्चे को, क्योंकि सारे बच्चे ऐड हो गए हैं, मेरे पास कोई रिक्वेस्ट भी नहीं आ रखी बच्चे की। कुछ नहीं होता, एक बार तब तक तुम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं एक बार लगा रही हूँ स्क्रीन हेलो पे। मैम। हेलो बेटा, अभी जे इतना लेट हो गए? मैम मैं 15 मिनट 45 से ही ट्राई कर रही, चालू हो ही नहीं रहा। ये क्या दिक्कत आ रही है? जैसे मेरे केस में तो मेरे पास तुम लोगों की रिक्वेस्ट भी नहीं आई है। पता नहीं, दूसरा समझ ही नहीं आया। जैसे लॉगिन पे गया, सबसे पहले तो पोर्टल ही नहीं खुल रहा। फिर जब पोर्टल खुला मेरा, तो फिर ये आ रहा है कि कोई ना कोई ऐड करेगा, मैं ऐड ही नहीं हो रहा हूँ ग्रुप पे। अच्छा जी, और मेरे पास किसी की अभी रिक्वेस्ट नहीं है। जैसे एक बच्चा और बोल रहा है ना कि वो भी अभी ऐड नहीं हो पा रहा है, सो आई एम नॉट हैविंग द रिक्वेस्ट। तो देखते हैं अभी, लेट मी वेट फॉर अ सेकंड एंड सी। कोई नहीं बच्चा, वेज कंस्ट्रेंट करवाया, एक बार ये वाली चीज भी समझने की कोशिश करना। तब तक एक बार ये वाला क्वेश्चन बाकी बच्चे सॉल्व करो, वेज कंस्ट्रेंट लगाओ इस सिचुएशन में भी। थोड़ा सा हिंट दे दो। थोड़ा सा हिंट अभी को तो देना पड़ेगा, उसको तो नहीं आता, अभी वो लेट हो गया बच्चा। चलो, वेज कंस्ट्रेंट में बेटा हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि दोनों की वेलोसिटीज क्या क्या आएंगी। तो ये भी सेम तरीके का ही क्वेश्चन है जो हमने पहले करा है। जो ए ब्लॉक है वो तुम्हारा वॉल से चिपका हुआ है, तो वो भी तो नीचे ही आएगा। वेलोसिटी ऑफ ए ब्लॉक विल बी डाउनवर्ड्स, दिस यू गाइस कैन सी। यस मैम। देख सकते हैं। तो अब मैं ये जो बी वाला ब्लॉक है इसकी बात करती हूँ। ये मेरा बी ब्लॉक है और इसके ऊपर मेरा एक व्हाइट कलर से आई हैव ड्रॉन एन ए ब्लॉक। इस तरीके से थोड़ा सा और ऊपर से ड्रॉ कर देते हैं। इस तरीके से कुछ मेरा ए ब्लॉक है जो यहाँ पर चिपका हुआ है इस बी ब्लॉक के साथ में। तो अब हमें पता है कि ए ब्लॉक की वेलोसिटी का कंपोनेंट भी नीचे की डायरेक्शन में ही होएगा, वी है। यस मैम। तो इसके भी बना लो। कंपोनेंट क्या आएगा नॉर्मल की साइड पे? नॉर्मल की साइड पे क्या कंपोनेंट होएगा? अगर तुम्हें ये जो एंगल है वो थीटा गिवन है, तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा ना। यस मैम। मींस दैट तो दिस सेम ही तो आएगा, v इक्वल टू v tan थीटा। भी निकालते हैं उसमें तुम ये 37 डिग्री की वैल्यू डाल दोगे, बस ये डिफरेंस है। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा वी ए cos थीटा, और ये जो ब्लॉक है ये तुम्हारा पीछे की साइड पे जा रहा है विद वेलोसिटी वी बी, तो सेम ही आएगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट है इसका कितना बन जाएगा, वी बी साइन थीटा। हाँ तो सेम ही आ गया ये तो यहाँ पर भी तुम v इक्वल टू v tan थीटा। तो वी ए cos थीटा इज इक्वल्स टू वी बी साइन थीटा तुम्हारे पास आएगा। बेटा विजय, ये होता है वेज कंस्ट्रेंट। वेज कंस्ट्रेंट का क्या मतलब है कि नॉर्मल डायरेक्शन में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, क्योंकि जो ब्लॉक है और जो वेज है वो चिपका हुआ है एक दूसरे से। तो इसका मतलब है कि जितनी भी ये वेलोसिटी के कंपोनेंट आएंगे ये इक्वल हो जाएंगे। तो वी ए cos थीटा विल बी इक्वल टू वी बी साइन थीटा इन दिस केस। तो अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करके तुम रिलेशनशिप निकाल सकते हो। थीटा कैसे पता लगा आपको? ये थीटा गिवन है ना 37 डिग्री, अच्छा है ना, वो ओके, वेज तो इसकी रिस्पेक्ट में हमने कॉम्प्लीमेंट्स ड्रॉ कर दिए। हाँ, उसके मैंने कंपोनेंट ड्रॉ करे, तो जितने भी ये नॉर्मल वाली साइड पे कंपोनेंट आएंगे वेलोसिटी के वो तुम्हारे सेम होंगे, क्योंकि तुम्हारा जो ब्लॉक है वो चिपका हुआ है ना वेज के साथ। अगर कुछ रिलेटिव वेलोसिटी होती नॉर्मल डायरेक्शन में तो ब्लॉक ऐसे उड़ जाता, वो तो हो नहीं रहा। ठीक है, तो वी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट इन कर दो, tan 37 कितना होता है, 3/4 होता है। 3/4 वीबी। तो हो गया ना, आंसर आ गया। इस तरीके से भाई वेज कंस्ट्रेंट से तुम्हारे ऐसे तरीके के क्वेश्चंस तो बहुत सिंपल हो जाएंगे। मतलब इस तरीके का कोई भी अजीब सा क्वेश्चन आएगा तो तुम उसको बहुत प्यार से सॉल्व कर पाओगे। इज दिस ओके? और मैम अगर किसी को वेज कंस्ट्रेंट ना पता हो फिर? तो वो दिखाया था ना वो तरीका। मैम dx by dt। Yes, you will have to find out a relationship between y and x and then differentiate it so that you can get a relationship between dy by dt and dx by dt. एक ओके मिनट मैम, का तो फिर तरीका मैम तो हमें बताना। पेपर में डिफरेंशिएट करके करना पड़ेगा। नहीं तो वेज कंस्ट्रेंट पता तो है तुम लोगों को। हाँ मैम, मतलब वैसे पेपर में नहीं, अपने स्कूल एग्जाम्स में। स्कूल एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, दिस इज नॉट फॉर स्कूल। अच्छा मैम, सिलेबस में नहीं है। ये स्कूल के एग्जाम में ही तुम्हारा सिलेबस में नहीं है, इस तरीके का क्वेश्चन तो नहीं आएगा। ये आएंगे जेई मेंस या फिर एडवांस में। हम क्या Okay, बताया मैम, था समझ गया। इसके शॉर्टकट ट्रिक में? बेटा इस तरीके, इस वाले का वेज कंस्ट्रेंट अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो उसको करने का तरीका पूछ रहा है ना बच्चा, तो उसको कैसे सॉल्व करोगे। अब यहाँ पर मैंने बोला कि जितना तुम्हारा ये वेज पीछे जाएगा उतना ही तो ये नीचे आएगा जो ये रॉड है। तो यहाँ पर y डिस्टेंस रॉड ने कवर किया, x डिस्टेंस वेज ने कवर किया। सो यू गाइस विल सी दैट ये जो y और x है उसमें इस तरीके का ट्रायंगल बन जाएगा। तो वहां से तो मेरे हम पास इसका वही वैल्यू आ कि जाएगी। वेज और
जो रॉड है दोनों मोशन में है। यस, नाउ द वेज एंड द रॉड बोथ आर इन मोशन। अभी वो पिछले वाला Okay. क्वेश्चन भी जो आपने अभी देखा था, उस क्वेश्चन में भी यही हो रहा है। ए ब्लॉक नीचे आ रहा है, बी वाला जो वेज है वो पीछे जा रहा है। ओके ठीक है, तभी हमने ये जो दोनों वेलोसिटीज है वो वाली चीज लिखी है। नॉर्मल केस में अगर ये तुम्हारा वेज मूव नहीं कर रहा हो तो वी ए कॉस थीटा 0 हो जाएगा ना। यस मैम। सही है, चलूं आगे। तो इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे सब बच्चे। अब अगली चीज जो हमें पढ़नी है वो भी अच्छी है, वो है सूडो फोर्स। तो सूडो फोर्स समझने से पहले एक चीज इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं कि ये इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं। तो इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं? मैम जैसे इनर्शियल फ्रेम होता है जब हमारा जो फ्रेम है वो मोशन के अंदर है। जैसे अगर मैं मून से अर्थ को देख रहा हूँ तो मैं कहूंगा कि वो एक इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि मैं जिस चीज को देख रहा हूँ वो भी मोशन में है। नहीं, इनर्शियल फ्रेम हो गया सिंपल भाषा में, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत समझो, नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम ऐसा फ्रेम है जिसकी एक्सेलरेशन 0 होती है। इनर्शियल फ्रेम मींस दैट यू आर टॉकिंग अबाउट अ नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम। नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम, तो या तो फिर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पे हो या फिर ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसके हिसाब से सोच सकते हो क्या होगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम एक्सेलरेशन में होता है। एक्सेलरेटिंग फ्रेम। बिल्कुल सही। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया कि भाई अब वो एक्सेलरेट कर रहा हो, ये हो गया एक्सेलरेटिंग फ्रेम। तो एक्सेलरेटिंग फ्रेम में दिक्कत यही होती है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तुमने जो अभी न्यूटन लॉस पढ़े हैं ना वो तुम नहीं लगा सकते। इसका मैं इलस्ट्रेशन भी तुम्हें दिखाऊंगी। इस सिचुएशन में न्यूटन लॉस, इस सिचुएशन में न्यूटन के लॉस जो होते हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते। न्यूटन लॉस आर नॉट डायरेक्टली एप्लीकेबल, आर नॉट डायरेक्टली तो हम एप्लीकेबल। इसको सॉल्व कैसे करेंगे इनका वैल्यू निकालने के लिए? सब बता रही हूँ, इसका एग्जाम्पल भी दूंगी फिर बताओ। दे आर नॉट डायरेक्टली एप्लीकेबल। ठीक है, तो जैसे अगर तुमने जो ये रोटेटिंग वाला एग्जांपल दिया ना बेटा, तो रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी नॉन इनर्शियल फ्रेम होता है क्योंकि उसके भी एक्सेलरेशन होती है। सही है। तो आइडियली जो तुम्हारा अर्थ है वो भी नॉन रोटेटिंग, मतलब वो भी रोटेट कर रहा है क्योंकि, तो वो भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। बट ठीक है, हम उसको एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही ट्रीट करके अपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अभी इतनी चीज समझ में आई अपन को कि हाँ नॉन इनर्शियल फ्रेम और इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। यस मैम। Yes. ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक ऐसी चीज देखते हैं जो तुम लोग ऑलरेडी पहले देख मैम चुके हो। मैम लिख लेने दो। अच्छा लिखना है, ठीक है बेटा, देख लो, लिख लो। मैम अभी ना आपकी जो हमारा वो डाउट वाला ग्रुप है ना, उस पे एक फोटो आई होगी, वही सीन जो उसके साथ होगा, वो मेरे साथ हो रहा था इतनी देर से। हाँ, और अभी भी मेरे पास वो बच्चे की रिक्वेस्ट नहीं आई है क्लास में आने की। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। बच्चा बोल रहा है कि स्टूडेंट आईडी ही नहीं एंटर हो रही है। एक सेकंड रुको, मैं बच्चे को ना एक बार क्लास का लिंक ही भेज देती हूँ चाहे। ठीक है, ये वाली चीज तब तक तुम लोग नोट डाउन कर लो। टेप लिया, मतलब छाप लिया, सॉरी मैं तो अपना बोलता हूँ। हाँ टेप लिया, छाप लिया, दोनों सेम ही चीज होती है। लिख लिया ना कॉपी में। अब चलो आगे चलते हैं। एक ऐसी चीज डिस्कस करते हैं जिसको तुमने ऑलरेडी सीख रखा है। हमने देखा हुआ है लिफ्ट मूविंग अपवर्ड में क्या होता है, ये देख रखी है ना। यस यस मैम। मैम। हाँ मैम चलो, जी तो प्लस यही ए होता है मैम, बिल्कुल सॉरी सही। मैम, जी माइनस ए। हाँ, जो भी अभी निकाल लेते हैं, जी प्लस ही तो होता है। लिफ्ट मूविंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ए, विद एक्सेलरेशन ए। तो एक्सेलरेशन की स्पेलिंग गलत है ना, एक्सेलरेशन ए। तो अब हमारे पास एक लिफ्ट है, ठीक है। ये आपकी स्क्रीन थमी हुई है। थमी हुई है स्क्रीन, एक सेकंड बेटा। तो ये अब ज्वाइन हो गया बेटा। क्या दिक्कत आ रही थी ज्वाइन होने में? तो बच्चे को एडमिट करते हैं। अनमोल बेटा, क्या दिक्कत आ रही थी ज्वाइन होने में? मतलब एसआरएन के अंदर दिक्कत आ रही थी, किस चीज में आ रही थी? अभी आ पाया क्लास में भी बच्चा। बेटा एसआरएन में जो तुम्हें स्टूडेंट आईडी में मिल रखी है वही तो होती है एसआरएन आईडी। नहीं ले रहा था ना स्टूडेंट आईडी फिल हो ही नहीं रही मैम उसमें। फिल ही नहीं हो रही है, मतलब तुम लोग टाइप कर रहे हो वो फिल नहीं हो रही। यस चलो मैं एक बार ये वाली चीज के बारे में बात करती हूँ। ठीक है, मैं एक बार बाकी लोगों से बात करती हूँ अपने टेक टीम से कि कुछ दिक्कत आई है। अब यार इस चीज को समझो कि सपोज मैं, बेटा अभी ये टॉपिक जस्ट हमने स्टार्ट किया है
कि सपोज मैं ये जो लिफ्ट वाला एग्जांपल है, लिफ्ट मेरी ऊपर जा रही है, इसको मैं ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व कर रही हूँ, तो मैं तो खुद रेस्ट पे हूँ, मुझे ये सारी चीजें यहाँ से होती हुई दिख रही हैं। तो अगर मैं इसको ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व करूंगी, मैं क्या लिखूंगी, दैट मैम m माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए। तो बहुत सिंपल सी बात है, हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी m इंटू जी प्लस ए। तो यही रीडिंग मेरे पास वेइंग मशीन पे भी आती है, यही पढ़ा है हमने पहले। इज दिस मैम यस ओके? मैम। दिस इज माई रीडिंग ऑन वेइंग मशीन। तो अब अगर लिफ्ट के अंदर जो मेरी वेइंग मशीन रखी है उसके ऊपर ये रीडिंग आएगी। सही बात है ना? ये वाली चीज से सब अग्री कर रही हैं? मैम यस मैम। अब बेटा इसी Yes, ma'am. सेम चीज को, यही लिफ्ट मूविंग अपवर्ड्स वाले केस को वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम द लिफ्ट फ्रेम, ऑब्जर्विंग फ्रॉम लिफ्ट फ्रेम, ऑब्जर्विंग फ्रॉम लिफ्ट फ्रेम। तो अगर लिफ्ट फ्रेम में ऑब्जर्व करोगे, तो अगर मेरा ऑब्जर्वर यहीं पे खड़ा हुआ है और वो मुझे बता रहा है कि भाई मेरी क्या रीडिंग आई, उसके हिसाब से तो लिफ्ट आपकी एक्सेलरेट ही नहीं कर रही है ना। उसके हिसाब से तो मेरी जो लिफ्ट है वो एक्सेलरेट ही नहीं कर रही, उसके हिसाब से तो मैम m शुड बी इक्वल टू एम जी। मैम किसके हिसाब से? जो मेरा ऑब्जर्वर अगर कोई लिफ्ट में खड़ा है, ये Yes. वाला जो ऑब्जर्वर था ये तो बाहर खड़ा था, इसको दिख रहा था कि भाई लिफ्ट ऊपर किसी एक्सेलरेशन से जा रही है। तो अब अगर लिफ्ट के अंदर मेरा कोई वेइंग मशीन मैंने रखी हुई है, तो उसमें ये जो मेरा मास है वो आना चाहिए, ये जो मेरा वेट है वो रीड करेगा। सही बात है ना? अब मैं तुम्हें क्या बोल रही हूँ कि अब मेरा अगर ऑब्जर्वर लिफ्ट के अंदर खड़ा है तो वो बोलेगा कि वेइंग मशीन पे ये रीडिंग आएगी। कुछ डिस्क्रिपेंसी नहीं आ गई इधर की? वेइंग मशीन की मैम रीडिंग तो सेम ही होनी चाहिए, हाँ मैम सही बात, होनी तो चाहिए सेम। होनी तो चाहिए ना कंडीशन सेम। अलग होगी ना, अपने एरिया चेंज कर देना कि ऑब्जर्व नहीं, अपनी तो मेरा ऑब्जर्वेशन खाली ऑब्जर्वर चेंज हुआ है, मेरा खाली ऑब्जर्वर चेंज हुआ है, तो मैम मैंने पर्सपेक्टिव भी ऑब्जर्वेशन तो चेंज चेंज हो नहीं गया करी। ना। क्या पर्सपेक्टिव चेंज हुआ? मैम पहले आप उस लिफ्ट को बाहर से देख रहे थे, हाँ अब आप लिफ्ट को अंदर से देख रहे हो, तो साफ बात है ना हाँ, कि जो आप चीज तो सेम ऑब्जर्व कर रहे हो ना कि रीडिंग वेइंग मशीन पे कितनी आएगी। बट मैम पहले ये रीडिंग तो लिफ्ट सेम ही आएगी दोनों केसेस में। रीडिंग तो सेम ही आनी चाहिए दोनों केसेस में। आपने यहाँ पर एक वेइंग मशीन लगा रखी है, अब कोई ऑब्जर्वर है वो बाहर से देख रहा है, ऑब्जर्वर अंदर से देख रहा है, वेइंग मशीन की रीडिंग सेम नहीं होनी चाहिए क्या? ऐसा थोड़ी होगा कि मैम बाहर से ऑब्जर्वर देख रहा है उसको 50 किलो दिख रहा है वेइंग मशीन पे, अंदर से देख रहा है उसको 40 किलो दिख रहा है, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। मैम उसमें जी की वैल्यू कम हो जाएगी ना। नहीं, इसमें जी की वैल्यू तो इतनी ही रहेगी। तो यार यहाँ पर दिक्कत क्या आई है कि ये तुम्हारा नॉन इनर्शियल फ्रेम है, यहाँ पर तुम ये फ्री बॉडी डायग्राम बना ही नहीं सकते। अच्छा ठीक है, यहाँ पर ये तुम्हारा नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया ना। दिस इज एन एक्सेलरेटिंग फ्रेम, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, this is wrong because this is a non-inertial frame, because this is a non-inertial frame, because this is a non-inertial frame। तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट लाना पड़ता है सूडो फोर्स का। वी हैव टू ब्रिंग इन एन इमेजिनरी सूडो फोर्स, वी हैव टू ब्रिंग इन एन इमेजिनरी सूडो फोर्स। सूडो फोर्स इमेजिनरी होती है। सूडो फोर्स तुम्हारी एक इमेजिनरी फोर्स है जो हमें हेल्प करती है नॉन इनर्शियल फ्रेम में। अगर कोई ऑब्जर्वर है, नॉन इनर्शियल फ्रेम से मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, तो सूडो फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें हेल्प करेगा इन सॉल्विंग दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अब क्या करोगे? ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, ये तुम्हें दिख रहा है कि ये तो एक्सेलरेशन हो रही है इसमें, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो यहाँ पर हम ये वाला तरीका से तो सॉल्व नहीं कर सकते इसको। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा? जिस साइड पे तुम्हारी एक्सेलरेशन हो रही है, जिस साइड पे तुम्हारी एक्सेलरेशन हो रही है उसकी ऑपोजिट साइड पे एक एमए इमेजिनरी फोर्स तुम इमेजिन करोगे। तो यहां से अब आ गई ना करेक्ट रीडिंग। यस अब यहां से तुम्हारे पास m की वैल्यू आ गई ना, m इंटू a प्लस जी, विच इज करेक्ट, विच इज करेक्ट। सो दिस ma हियर इज एन इमेजिनरी सूडो फोर्स। तो ये इमेजिनरी सूडो फोर्स हमेशा जिस डायरेक्शन में तुम्हारा जो फ्रेम और वह मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में तुम ma के इक्वल उसको ले लो। मैम फिर से बता दो थोड़ा सा। ठीक है, मैं फिर से बताती हूँ, ये चीज समझ में आएगी। यहाँ पर इस केस में n इज इक्वल टू mg तो सही नहीं है, यस मैम। है ना, क्योंकि ये तो गलत है। और ये गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने अभी आपको बोला कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के लॉस डायरेक्टली आपके नहीं लगते। जो हमने फ्री बॉडी वगैरह पढ़ा है वो इनर्शियल फ्रेम में आपका लग सकता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में नहीं लगता। बट नॉन इनर्शियल फ्रेम को सॉल्व करने की एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है कि उसमें आप एक इमेजिनरी सूडो फोर्स कंसिडर करते हो कि एक सूडो फोर्स लग रही है इस मास पे, जो एक इमेजिनरी फोर्स है, जिससे आपकी जो सेम इक्वेशन आनी चाहिए थी वो आपकी आ जाती है, जो आपकी इनर्शियल फ्रेम में आती है। तो ये इमेजिनरी सूडो फोर्स जो आप लिखते हो यहाँ पर, वो हमेशा जिस डायरेक्शन में आपका जो फ्रेम है वो मूव कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लिखी जाती है। सही है बेटा? यस मैम, समझ गया। ठीक है, अब इसी चीज को चलो, ये तो हमने देखा कि लिफ्ट अगर ऊपर चल रही है तब क्या होगा?
यही सेम चीज मैं आप लोगों को लिफ्ट अगर नीचे चल रही है तब क्या होगा उससे इमेजिन करवा देती हूँ। लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड्स, लिफ्ट मूविंग डाउनवर्ड्स, दोनों केसेस पॉसिबल है, हमने तो दोनों ही पढ़े हैं। लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड्स। तो अब अगर मेरी लिफ्ट नीचे की साइड पे चलेगी तो किस तरीके का सिस्टम बनेगा? अगर कोई बंदा ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा है तो यहाँ पर मेरा मास, यहाँ पे कुछ वेइंग मशीन रखी हुई है, उसके ऊपर मेरा कुछ मास रखा हुआ है, तो क्या क्या लगेगा उसके ऊपर? मास के ऊपर कुछ यहाँ पे ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल लगेगी, नीचे की डायरेक्शन में तुम्हारी एमजी लगेगी, और ये जो सिस्टम है वो एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है। तो फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम व्हाट विल यू सी? नीचे जा रहा है, सॉरी ऊपर वाला तो देख लिया हमने। फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम व्हाट विल बी सी? ये हमने पहले भी कर रखा है कि वो mg होगा ना उस पे। वेरी गुड। mg क्या होगा, मतलब क्या लिखोगे उसमें? mg माइनस n इज इक्वल्स टू ma, ये लिखेंगे ना, है ना? तो यहां से मैम, तुम्हारे पास हम n से mg घटा के n निकालते थे ना। नहीं, वो तो ऊपर के डायरेक्शन में जाएगा तब निकालेंगे ना। यहाँ पे तो तुम्हारा नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, अब लिफ्ट नीचे की साइड पे जा रही है तो नीचे mg की फोर्स बड़ी है, मतलब तो mg माइनस n इज इक्वल्स टू ma करोगे ना, तो नॉर्मल की वैल्यू तुम्हारी कितनी आ जाएगी? m इंटू जी माइनस है। इज दिस ओके? यही रीडिंग होगी द विंग मशीन, ठीक है? अब यही सेम चीज अगर मैं लिफ्ट के फ्रेम से ऑब्जर्व कर रही हूँ, ऑब्जर्विंग फ्रॉम नॉन इनर्शियल, ऑब्जर्विंग फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम विच इज माई लिफ्ट फ्रेम। इससे ना कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं यार। विच इज माई लिफ्ट फ्रेम। तो अब ये लिफ्ट फ्रेम की सिचुएशन में क्या होगा? अब मेरा बंदा जो है वो लिफ्ट के अंदर खड़ा है, लिफ्ट जो है वो मेरी नीचे की साइड पे आ रही है विद एक्सेलरेशन ए। अब यहाँ पर मेरा जो मास है, ये मशीन रखी है, मशीन के ऊपर मेरा जो मास है वो रखा हुआ है, ऊपर की साइड पे नॉर्मल लग रही है, नीचे की साइड पे mg लग रही है। तुम फिर से बोल दो कि n इज इक्वल टू mg। ये सही है या गलत है? पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि हम फ्री बॉडी डायग्राम सही नहीं है। बना सकते इसका। अरे ये सही कहाँ से है? ये रॉन्ग है। हाँ मैम, लिफ्ट के फ्रेम में रॉन्ग है। लिफ्ट के फ्रेम में ऑब्जर्वर है, रीडिंग तो सेम नहीं आनी चाहिए वेइंग मशीन पे भाई, तो ये गलत है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब क्या करोगे? मैंने क्या कहा है, जहां पे तुम्हारी एक्सेलरेशन जा रही है, जहां पे फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में एक इमेजिनरी सूडो फोर्स बना दो। ऊपर की डायरेक्शन में अगर मैं ma बनाऊंगी तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व। n प्लस ma इज इक्वल्स टू mg, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? m इंटू जी माइनस है, यही तो आई थी ना समझ में पहले। नहीं आया मैम सूडो फोर्स के हिसाब से। सूडो फोर्स के हिसाब से समझ नहीं आया? सूडो फोर्स मैंने क्या बोली कि अभी भी यहाँ पर तो दिक्कत वही हो रही है ना कि मैम n इज इक्वल्स टू mg तो पॉसिबल नहीं है, ये तो गलत है। तो यहाँ पर भी तो हमें इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम को सॉल्व करने के लिए एक इमेजिनरी फोर्स जो है वो हमें कंसिडर करनी पड़ेगी। वो इमेजिनरी फोर्स मैंने क्या बोला, कौन सी डायरेक्शन में लगेगी? इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन इन विच द ब्लॉक इज मूविंग। तो ये जो एक्सेलरेशन हो रही है फ्रेम की वो नीचे की साइड पे हो रही है, तो हम ऊपर की साइड में एक फोर्स इमेजिन करेंगे ma के बराबर। ठीक है बेटा, तो वहां से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना। इन द एंड हमें ये कहना है ना कि दोनों कंडीशंस में इक्वेशन सेम ही बनेगी नॉर्मल। हाँ, दोनों कंडीशंस में चाहे तुम्हारा, यार तुम खुद ही सोचो, अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम चेंज कर रहे हैं, क्वांटिटी थोड़ी चेंज हो जाएगी, है ना? अगर तुम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी का मास बोल रहे हो कि एक ऑब्जेक्ट है जो रिलेटिविस्टिक चीज के बारे में बात मत करो, एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पे जिसका मास 5 किलो है, अगर वो ऑब्जेक्ट मैंने गाड़ी में रख दी तब भी ऑब्जेक्ट का मास तो 5 किलो ही रहेगा, यस मैम। है ना? तो वैसे ही मैम हाँ, मैम अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास चेंज हो रहा है फिर वो रिलेटिविस्टिक मास हो जाएगा। उसमें तुम क्या करोगे, उसमें जैसे मोमेंटम, उसमें जैसे वो रॉकेट प्रोपल्शन वगैरह वाला केस होता है ना, तो उसमें हमने क्या किया है, जैसे हम मोमेंटम को अगर लिखते हैं तो मोमेंटम को तुम कैसे लिखते हो, उसमें ये फ्री बॉडी वगैरह चीजें नहीं लगाओगे, वो मोमेंटम से निकालोगे। मोमेंटम हो गया mv के बराबर, है ना? तो अब अगर मास चेंज हो रहा है तो dp बाई dt में dm बाई dt का फैक्टर भी आ जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारा मास कांस्टेंट नहीं था ना, मास वेरिएबल हो गया। मैम एक सही बात है? पूछनी थी, जब हम नॉर्मल तरीके से ही, मतलब जो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला है n और उसका, उससे ही हम ये केस भी सॉल्व कर सकते थे, तो हमने सूडो फोर्स क्यों ली? क्योंकि कुछ और अभी दिखाऊंगी ना एग्जांपल्स, वो शायद तुम नॉर्मल वाले से इतना इजीली सॉल्व नहीं कर पाओगे जितना इजीली सूडो फोर्स से सॉल्व कर लोगे। अब सपोज तुम्हारा एक पेंडुलम है, पेंडुलम एक चलते हुए ट्रक में रखा है, कैसे सॉल्व करोगे भाई उसको नॉर्मल से? वो वाला केस अभी हम सूडो समझ में नहीं आ रहा क्या करेंगे। हाँ, तो उसको भी सॉल्व करके दिखाऊंगी ना। उसमें हमें अगर कोई एक्सेलरेटिंग फ्रेम है तो तुम्हें ये चीज समझनी है कि एक्सेलरेटिंग फ्रेम में, नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमें जिस तरीके से इक्वेशन पता है वो तो हमारी लग नहीं पा रही, उससे तो आंसर गलत आ रहा है। तो इसीलिए इस तरीके की चीजों को सॉल्व करने के लिए हम एक इमेजिनरी फोर्स यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। ये सूडो फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स है
जिसको हम नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करते हैं, जिसमें मेरा फ्रेम एक्सेलरेट हो रहा है और उससे मेरा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी बहुत तो हवा लग गई मैम। थोड़ी बहुत हवा लग गई तो इसको, अगर इसकी डेफिनेशन भी मैं सूडो फोर्स की लिखती हूँ तो इसकी डेफिनेशन भी मैं यही लिखूंगी, इट इज क्या? एन इमेजिनरी फोर्स, इट इज एन इमेजिनरी फोर्स, it is an imaginary force, again implementing that it is an imaginary force that is applied to objects in a non-inertial frame, to satisfy Newton's laws of motion, Newton's law of motion। अच्छा, सिर्फ न्यूटन के लॉ को खाली न्यूटन के लॉस तुम्हारे नॉन इनर्शियल फ्रेम में नहीं लग सकते, तो न्यूटन के जो लॉस तुम्हें पता है उनको अगर तुम्हें यूज करना है नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम में, तो सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो तुम्हें यूज करना पड़ेगा। हमने अभी ये देखा कि ये जो सूडो फोर्स तुम्हारी तुम लगाते हो, दिस इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम, है ना। जिस डायरेक्शन में तुम्हारा फ्रेम जा रहा है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में तुम इसको ड्रॉ करते हो, और इट इज इक्वल्स टू माइनस ma। सही बात है बेटा? Yes, अच्छा, ma'am. इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव है ना? हाँ, एक्सेलरेशन तो तुम्हारी जो भी डायरेक्शन में है वो है, तुम्हारी सूडो फोर्स हमेशा ये जो एक्सेलरेशन है नॉन इनर्शियल फ्रेम की उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में तुम ड्रॉ करोगे। ओके, सही है? ओके मैम, मतलब ये सूडो फोर्स है हमेशा माइनस एम ए के बराबर होती है मैम, हमेशा अपोजिट हमेशा ऑपोजिट, हमेशा माइनस ma की। तुम्हारी जिस डायरेक्शन में तुमने नॉन इनर्शियल फ्रेम एक ले लिया, उसमें जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रही है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में तुम एक सूडो फोर्स लगा दोगे, और इसमें कुछ Okay, एक्शन ma'am, रिएक्शन पेयर नहीं होता, देयर इज नो एक्शन रिएक्शन पेयर, क्योंकि ये फिक्शन फोर्स है, देयर इज नो एक्शन Okay, रिएक्शन ma'am. पेयर, ये फिक्शनल फोर्स है। इसमें एक्शन रिएक्शन पेयर किस पे बनाओगे? ये तुम्हारी एक फिक्शनल फोर्स है, तो देयर इज नो एक्शन रिएक्शन पेयर। और ये जो सूडो फोर्स होती है ना, ये नेगेटिव डायरेक्शन में होती है और खाली नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही लगाई जाती है। इज इट ओके? ओके मैम, ठीक है, इतना समझ में आया? अब इससे एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं, इससे 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, यही क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ भी रही थी। कैसे करोगे भाई इस क्वेश्चन को? तुमसे 2 इसमें चीजें पूछी हैं। पहली चीज तो यही पूछी है कि अगर कोई बंदा ग्राउंड फ्रेम से इसको ऑब्जर्व कर रहा है तो वो क्या ऑब्जर्व करेगा, और अगर कोई बंदा ट्रक के फ्रेम से इसको ऑब्जर्व कर रहा है तो वो क्या ऑब्जर्व करेगा। तो ग्राउंड फ्रेम से तो तुम बता सकते हो क्या ऑब्जर्वेशन आएगी, ग्राउंड फ्रेम से तो तुम लोग बता सकते हो, तुम्हारा ये तो वो तुम्हारे इसमें है ना, इट इज देयर इन योर कोट दैट यू कैन टेल मी व्हाट विल बी द आंसर इन ग्राउंड फ्रेम। अगर फ्री बॉडी डायग्राम ग्राउंड फ्रेम में ड्रॉ करते हो तो कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी पेंडुलम पे? मैम एक तो पेंडुलम की थ्रेड पे लगेगा टेंशन, एक mg लगेगा। ठीक है, वो मैम थ्रेड क्योंकि दीवार से कनेक्टेड है तो नॉर्मल भी लगेगा। ठीक है। तो तुम्हारे पास ना बेसिकली इस तरीके का सिचुएशन है, सपोज ये पेंडुलम का थ्रेड है, सही है ना, ये पेंडुलम का बॉब है यहाँ पर। अब पेंडुलम का जो थ्रेड है, लेट मी से इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, दिस इज माय एंगल थीटा, देन दिस विल बी आल्सो माय एंगल थीटा, दिस इज ओके। अब यहाँ पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है? नीचे की साइड पे mg लगेगी, यहाँ पर तुम्हारी टेंशन लगेगी, सही है ना। तो बस यही तो फोर्सेस लग रही है, और ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ग्राउंड फ्रेम के हिसाब से ये आगे मूव कर रहा है विद सम एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू द ग्राउंड फ्रेम। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊंगी, क्या इक्वेशन बन जाएगी? ये टी के कॉम्पोनेंट कर लो, एक आ जाएगा, ये आ जाएगा टी साइन थीटा, साइन थीटा टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा। तो 2 इक्वेशन बन गई हमारे पास। यस मैम। क्या इक्वेशन बनाओगे? पहली इक्वेशन तुम्हारी क्या बनेगी? टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, mg। और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? ये टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू ma। मैम माइनस mg ma होगा ना? नहीं, दोनों सेम डायरेक्शन में। ये ग्राउंड फ्रेम से हो रहा है, जो तो मैं ऑलरेडी आता है उससे हो रहा है, सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं लगाया है अभी मैंने। ये सारा तुम्हारा ग्राउंड फ्रेम से हो रहा है मामला। मैम लेकिन तब भी आपने बोला था कि अगर एक्सेलरेशन के अपोजिट लिया जाता है क्या? तो अगर ये उसको क्या कहते हैं, कौन सी फोर्स थी? सूडो फोर्स। सूडो फोर्स कौन से फ्रेम में लगती है? सिर्फ लिफ्ट में ही लगेगी वो? नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगेगी। नॉन इनर्शियल ग्राउंड तो तुम्हारा इनर्शियल फ्रेम है ना, ग्राउंड में तो सीधा डायरेक्टली लॉस ऑफ इनर्शिया लगा लो, जो तुम अभी तक पढ़ते आए हो। तो यहाँ पे भी यहाँ पे तो डायरेक्टली टी साइन थीटा तुम्हारा ma के इक्वल हो जाएगा ना। सही बोला था मैंने, बस माइनस एक्स्ट्रा लगा दिया था। तो माइनस तो लगा दे, आंसर गलत हो जाएगा ना माइनस से।
तो यहाँ से तुम्हारे पास आ गई डिफ्लेक्शन, मतलब तुम्हें थीटा ही तो निकालना है, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, a/g। यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई ना तुम्हारे पास tan इनवर्स ऑफ a/g। इज दिस पार्ट ओके? यस अब मैम। यही सेम क्वेश्चन Yes, तुम्हें ma'am. बोला है कि इसको ट्रक के फ्रेम में मुझे बताओ कि अगर कोई बंदा ट्रक के अंदर से इसको देख रहा है तो वो कितनी डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व करेगा, तो उसको कैसे सॉल्व करोगे? उसको सॉल्व करने के लिए सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आएगा। तुम्हारा Yes, जो ma'am. ट्रक है, ट्रक का जो फ्रेम है, ट्रक का जो फ्रेम है, दैट इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, दैट इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो यहां पर तुम्हारा कुछ सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आएगा। सूडो फोर्स हमने अभी देखी है क्या होती है, पी लिख रही हूँ इसको। सूडो फोर्स हम लोगों ने देखी है क्या वैल्यू होती है, सूडो फोर्स will be equal to negative of mass multiplied by acceleration of the system, of the non-inertial frame, non-inertial frame। तो अगर अब मैं इसका डायग्राम ड्रॉ करूं, अब मैं सेम डायग्राम ड्रॉ करूं, तो मेरे पास फिर से पेंडुलम ही है, फिर से ये पेंडुलम है, ये मेरा पेंडुलम का बॉब है, इस तरीके से मेरे पास कुछ पेंडुलम की स्ट्रिंग है। इट इज अगेन मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा एंड थीटा। इस पे वही सेम फोर्सेस लग रही है मेरी, एक तो मेरी टेंशन लग रही होगी, एक मेरी नीचे की डायरेक्शन में mg लग रही है, और एक मेरी सूडो फोर्स लग रही है। सूडो फोर्स कैसे बनाओगे, एक्सेलरेशन आपकी जो इनर्शियल फ्रेम की है वो इस डायरेक्शन में हो रही है, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द नॉन इनर्शियल फ्रेम। हाँ शिखा बेटा। मैम एक लड़की की क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है। अरे यार क्या दिक्कत आ गई आज की क्लास में? मैम उसमें भी SRN नंबर पूछ ID पूछ रहे हैं। ठीक है बेटा, एक सेकंड, मैं उसको भी एक बार ये मैसेज भेज देती हूँ। मैं कहता हूँ मैम आप लोग अपना पोर्टल प्लीज अपग्रेड कर दो मैम। बेटा कर ही रहे हैं, अब मेरे को तो खुद नहीं पता 11 डिजिट्स का है। अच्छा मैम नहीं मैम, क्योंकि ऐसे 3-4 दिन अगर क्लासेस स्किप होने लगी आधा तुम्हारी आधा ये घंटा तो तुम्हारी बाकी क्लासेस में भी दिक्कत आई है ये वाली? मेरे साथ तो आई है, मतलब 1 ही 2 बार आई है, बट ठीक है मैथ के साथ भी एक बार आ रखी है, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ भी आ रखी है, फिजिक्स के साथ आज पहली बार हुआ ये। ठीक है, एक बार मैं ये वाली चीज चेक करती हूँ। मैम क्लास नंबर मांग रहा है बट हमारा हो नहीं रहा। 10 डिजिट का SRN मांग रहा है और तुम्हारा 12 डिजिट का SRN नंबर है, 11 डिजिट्स का है। कितने डिजिट का तुम्हारा SRN नंबर? 11 नंबर का डिजिट्स का है। अच्छा चलो, एक बार ये वाली चीज ना मैं टेक टीम को बोलती हूँ, क्योंकि ये दिक्कत मोजरली टेक की साइड से है। ठीक है, इसमें SRN नंबर की दिक्कत हो रही है, गूगल मीट की साइड पे दिक्कत नहीं है ये वाली। तो जो भी परेशानी होगी एक बार मैं इसको देखती हूँ कि कैसे होएगी। ये बच्चों को SRN नंबर कैसे नहीं पता? तुम लोग अभी तक कैसे ज्वाइन कर रहे थे क्लास? मैम हमसे मांग ही नहीं रहे। क्यों, स्टूडेंट आईडी तुमसे मांगते ही नहीं क्लास ज्वाइन करते हुए? मैं जैसे जब मांगते हैं स्टार्टिंग में स्टूडेंट जब आईडी और तुम कॉन्टेक्ट हाँ नंबर। स्टूडेंट आईडी और फोन नंबर तो तुमसे मांगते ही है ना, तो बेटा वही तो स्टूडेंट आईडी तुम्हारी SRN नंबर होती है। 11 डिजिट की होती है ना, ये तो 11 पे चल ही नहीं रहा है। तो चलो एक बार ये वाली चीज ना मैं फॉरवर्ड करती हूँ। मैंने बच्चों को बाकी लिंक भेज दिया है इस मीटिंग का। किस ग्रुप पे भेजा है? एक बार आपके डाउट वाले पे ही भेजा है बेटा। मेरे को क्यों नहीं आया अभी तक? तुम उस ग्रुप में भी नहीं हो क्या अब? हूँ मैं उसी ग्रुप से, तो मैंने आपको मैसेज किया था आप। हाँ हाँ आ गया आ गया आ आ गया गया। ना? चलो, इससे कोई बच्चा अगर ज्वाइन नहीं कर पा रहा तो वो ज्वाइन हो जाएगा। अब इस तरीके की सिचुएशन में क्या करोगे बच्चों, ये बताओ। अब हमने बोला कि इस डायरेक्शन में नॉन इनर्शियल फ्रेम की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में तुम्हारा सूडो फोर्स लगेगा। माइनस में। हाँ दिस इज माय सूडो माइनस में। फोर्स। यस इज मैम। दिस पार्ट ओके? और इसकी वैल्यू कितनी होएगी, MA के बराबर माइनस होएगी। में होगी ना तो अब यहाँ से भी तो कर ही लोगे ना, क्वेश्चन सॉल्व तो हो ही मैम, जाएगा। माइनस होगा ना, माइनस है में। डायरेक्शन उल्टी कर तो दी। अच्छा सूडो फोर्स का मतलब क्या है, डायरेक्शन उल्टी कर दी ना। नेगेटिव का ये मतलब थोड़ी है कि मैग्नीट्यूड में नेगेटिव डालोगे, नेगेटिव का मतलब है डायरेक्शन उल्टी कर दोगे। ओके। तो यहाँ से भी तुम्हारे पास थीटा की कुछ वैल्यू आ जाएगी। थीटा की वैल्यू आ जाएगी तो कितनी आएगी, दिस विल बी इक्वल टू T sin थीटा मैम यस मैम। एंड दिस विल बी इक्वल टू T cos थीटा। तो अभी भी तुम्हारे पास थीटा की वैल्यू वही आ रही है, थीटा की वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं है। अभी भी तुम्हारे पास थीटा की वैल्यू तो सेम ही आनी चाहिए ना। तो यहाँ से भी तुम देखो T cos थीटा इज इक्वल टू mg, T sin theta is equals to MA. So again you will get tan theta is equals to A by G. tan G by इनवर्स A by G। हाँ, तो थीटा की अभी भी वैल्यू तुम्हारी वही आएगी जो उस में आई। बट ठीक है, ये सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता तब भी सॉल्व हो सकता है, बट सूडो फोर्स से इजी हो जाएगा थोड़ा सा। सही है, सोचना आसान हो जाएगा। सोचना आसान हो जाएगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम को यूज करना आसान हो जाएगा। वरना बच्चे एक्सेलरेटिंग फ्रेम देखकर गलती कर देते हैं, उसमें डायरेक्टली न्यूटन लॉस लगा देते हैं। तो वो चीज तो तुम्हें लगानी ही नहीं ना।
वो चीज अभी तुम्हें ये भी समझ में आना चाहिए कि वो चीज मैं नहीं लगा सकता। मैम फिर डायरेक्टली हम कैसे क्यों नहीं लगा सकते जब हमारा आंसर सेम ही आएगा तो? ये आंसर सेम कैसे आया? जब सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाया तब आंसर सेम आया, मत लगाओ सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट, आंसर गलत आएगा। मैम नॉन मैम एक्सेलरेटिंग में वही हमने देखा था मैम यही आ रहा था a बाई जी, और मैम एक्सेलरेटिंग में भी a बाई जी है। हाँ तो थीटा की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, जितनी डिफ्लेक्शन उसमें हो गई वो डिफ्लेक्शन की तो वैल्यू सेम ही रहेगी। पेंडुलम जो है वो तुम्हारा किसी डिफ्लेक्शन से हिल गया, तो वो जो डिफ्लेक्शन होगी वो तो ग्राउंड फ्रेम से हो, उस फ्रेम से हो, डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू है वो तो सेम ही आनी चाहिए। मैम इसका Yes, ma'am. मतलब ये हो गया ना कि चाहे वो एक्सल इनर्शियल फ्रेम हो या नॉन इनर्शियल फ्रेम हो, जो हमारा मतलब मैग्नीट्यूड होगा और जो हमारी बेसिक वैल्यूज होंगी जो वो थोड़ी चेंज इनर्शियल में होगी वही वो नॉन हाँ, इनर्शियल में बिल्कुल भी सही होंगी। बात है, बिल्कुल। जैसे अब यार तुम्हारी वेलोसिटी होती है, चलो वेलोसिटी ऐसी हो सकती है, एक्सेलरेशन ऐसी हो सकती है। रिलेटिव वेलोसिटी की अगर मैं बात करूं तो रिलेटिव वेलोसिटी तुम्हारी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती। वैसे तुम्हारी ये जो डिफ्लेक्शन टाइप की चीज है, दे शुड नॉट डिपेंड ऑन द फ्रेम, दे आर सच क्वांटिटीज कि यहाँ डिफ्लेक्शन आ गई तो उतनी डिफ्लेक्शन अंदर वाला बंदा भी देखेगा, बाहर वाला बंदा भी देखेगा। हाँ सही बात है ना? चलो अंदर वाला बंदा अपने आप को रेस्ट पे मान रहा है, बट है तो वो एक्चुअल में इनर्शियल फ्रेम के अंदर, तो डिफ्लेक्शन तो उसे भी ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। हाँ चेंजेस तो वो भी नोटिस करेगा हाँ ही। वही मैं बोल रही हूँ ना। चलूं अब आगे, ये क्वेश्चन समझ में आया? हाँ मैम। चलो अब एक बार और एक दो क्वेश्चंस भी देखते हैं इसके। इन सब क्वेश्चंस में यही करना है, जिस डायरेक्शन में तुम्हारा ब्लॉक एक्सेलरेट हो रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अपनी सूडो फोर्स निकालना। इसको सॉल्व करने की, चलो इससे पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, ये इजी है, फिर वो वाले पे चलेंगे। Try to solve this one. A block of mass m resting on a wedge of angle theta. Wedge is given an acceleration. What is the minimum value of a so that the mass falls freely? This is very important, that the mass should falls freely. अब ना ये चीज तुम्हें एक नोट लिख लो यहाँ पर, ये एक चीज तुम नोट में लिख लो कि अगर हम चाहते हैं कि मास तुम्हारा फ्रीली फॉल करे तो नॉर्मल की वैल्यू तुम्हारी 0 होनी चाहिए। फॉर मास टू फॉल फ्रीली, मतलब वेज का कोई उस पर इफेक्ट ही नहीं है एक तरीके से। देयर शुड नॉट बी any normal reaction between wedge and block. इसका क्या मतलब हो कि हमें एन नहीं निकालना है इसमें? नहीं, n की वैल्यू जो भी आएगी उसको 0 डाल देंगे। ठीक है, मैम अभी इसका करके तो अभी करती हूँ ये क्वेश्चन को सॉल्व। अभी ये वाली चीज भी तुम्हें बताती हूँ। इसका ये मतलब है कि ब्लॉक अगर हम चाहते हैं फ्रीली फॉल करे तो उस पर खाली ग्रेविटेशन लग रहा है ना, ये वेज का उस पर कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा। ये चीज बोलना चाहते हैं स्टेटमेंट से कि दो चीजें कांटेक्ट में है तो क्या चीज लगती है। अगर दो चीजें तुम्हारी कांटेक्ट में है तो उनपे कांटेक्ट फोर्स लगनी चाहिए। अगर कांटेक्ट फोर्स तुम्हारी 0 है, इसका यही मतलब है कि भाई वो कांटेक्ट में नहीं है, जो तुम्हारी वो मास है वो फ्रीली फॉल करेगी। तो वही हो रहा है ना इस सिचुएशन में भी, कि अगर कांटेक्ट फोर्स 0 होगी तब तुम्हारा जो ब्लॉक है वो फ्रीली फॉल करेगा। मैम यस मैम। मैम तो इस ठीक है। क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे ना कि सबसे पहले तो इसका एफबीडी ड्रॉ कर दिया मैंने। इस क्वेश्चन को एफबीडी ड्रॉ करने के लिए मान लो कि जो बंदा है वो तुम्हारा वेज के अंदर बैठा है, जो तुम्हारा बंदा है वो तुम्हारा वेज के अंदर बैठा है, तो बंदा तुम्हारा एक्सेलरेटिंग फ्रेम के अंदर बैठा हुआ है ना। हाँ नॉन बंदा इनर्शियल फ्रेम तुम्हारा में। हाँ नॉन इनर्शियल एक्सेलरेटिंग फ्रेम ही तो हो गया, उसके अंदर बैठा हुआ है। तो अब अगर मैं मास हाँ का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करूंगी, कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी इसके ऊपर? मैम उस पे एक ग्रेविटेशनल लगेगी, एक हाँ नॉर्मल पहले तो अपनी लगेगी। फोर्सेस बताओ जो तुम्हें ऑलरेडी पता है। नीचे की साइड पे मैम mg लग रही है, ऊपर की मैम एक साइड में नॉर्मल मैम लगेगा। ऊपर की साइड पे जो नॉर्मल। नॉर्मल है वो लग रही है, और बस और क्या लगेगा क्योंकि और बस कुछ तो है इतना ही नहीं लग रहा इसमें। है। एक यस मैम। तुम्हारी कुछ सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। सूडो फोर्स का? हाँ तो हमने एक्सेलरेटिंग फ्रेम में बिठाया ना अपना ऑब्जर्वर तो फिर मेरा इसमें मैम एक्सेलरेटिंग हम फ्रेम में बैठा है एम ए ना। मानेंगे किस तरफ मैम? साइन की रिस्पेक्ट किस में एम ए तरफ मानेंगे? मानोगे? नहीं, किस तरफ मानोगे? एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में तो सूडो फोर्स इस डायरेक्शन में मानोगे, हाँ है ना। तो हमारे पास यहाँ पर मतलब एक और फोर्स आ गई इस डायरेक्शन में, विच इज माई सूडो फोर्स, विच इज यस इक्वल मैम। टू एम ए। यस मैम। अब बना लोगे इसका फ्री बॉडी डायग्राम? मैम तो मैम इसमें एम जी लेंगे एम ए लेंगे क्या कंपोनेंट? दोनों लोगे ना, दोनों के कंपोनेंट करने पड़ेंगे ना तुम्हें। तो फिर मैम जो इसमें एक बीच की कॉमन लाइन है दोनों में, वो इन दोनों का सम के बराबर होगी, दोनों मतलब देखो इक्वल होगी। अब ये हमारा थीटा हो जाएगा एंगल। वैसे ही यस अगर मैम। हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा। तुम दोनों फोर्सेस के कंपोनेंट ले सकते हो ना। अब mg का यहाँ मैम पर कंपोनेंट कितना आ जाएगा? mg cos थीटा
और यहाँ पर कितना आ जाएगा mg sin mg थीटा। sin थीटा। वैसे ही ma के भी तो दो कंपोनेंट आएंगे ना, ma का एक इसमें फिर कंपोनेंट आ जाएगा ma cos cos थीटा थीटा और यहाँ पर आ जाएगा ma sin थीटा। sin थीटा। अब सॉल्व करेंगे ना बेटा इसको। मैम साइन थीटा एम ए साइन थीटा को तो हम निगलेक्ट कर देंगे, जीरो लेट कर मान लेंगे, क्योंकि वो इनर्शियल ब्लॉक फ्रीली फॉल हो रहा है हमारा, मतलब टेढ़े में गिर रहा है। अच्छा, आपने तो लिखा हुआ ऊपर कि अगर मास को हमें n फ्रीली की फॉल करना है। वैल्यू जीरो है, n की वैल्यू जीरो है, n की वैल्यू जीरो है, ये जो n है, तो इसका मतलब है कि n प्लस एम ए साइन थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा। इस तरीके की इक्वेशन बनेगी तुम्हारी कुछ। अगर n की वैल्यू जीरो होगी तो यहाँ पर तुम्हारे पास इन दोनों के बीच में आ जाएगी ना वैल्यू a की कुछ, तो you will get is ma sin theta is equals to mg cos theta। अब इस क्वेश्चन को करते रहो, अगर वैसे नॉर्मल तरीके से करना है तो, बट होना बहुत मुश्किल हो जाएगा उस तरीके से। तो अब जब यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालोगे तो डायरेक्टली तुम्हारे पास g tan थीटा आ जाएगी, g cot थीटा सॉरी। ये तुम्हारा आंसर है। कैसे आएगी? सही है? नहीं नहीं समझ आया। नहीं समझ में आया? क्या समझ नहीं आया? अब ये दिक्कत बताओ। एक्सेलरेशन निकाला कैसे निकाला? चलो अब ये चीज देखो कि इस क्वेश्चन में मैंने क्या माना है कि मेरा जो ऑब्जर्वर है वो वेज वाले फ्रेम के अंदर है। इज दैट पार्ट ओके? ये चीज क्लियर है कि मेरा जो ऑब्जर्वर है वो वेज वाले फ्रेम के अंदर बैठा है, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पे मुझे सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। सूडो फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है? ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है। जिस डायरेक्शन में तुमने अपनी एक्सेलरेशन लगाई है उस डायरेक्शन की ऑपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स लगेगी। तो अब अगर इस मास का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, नीचे की डायरेक्शन में mg लग रहा है, एक इसमें ma फोर्स लग रही है जो मेरी ये सूडो फोर्स है, और एक नॉर्मल लग रही है। इज दिस पार्ट ओके? यहां तक क्लियर है बेटा सब बच्चों को? ठीक है। अब ये सारे फोर्सेस के मैंने कंपोनेंट ले लिए ना। अगर mg के कंपोनेंट लेंगे तो तुम्हें पता है mg cos थीटा और mg sin थीटा आएगा। ये ma के भी मैंने कंपोनेंट ले लिए। ma के भी अगर मैं कंपोनेंट ले लूंगी तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी? यहाँ पर आ जाएगा ma cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट बन जाएगा ma sin थीटा। ये वाला जो एंगल बनेगा, ये तुम्हारा ये वाला जो एंगल बनेगा, दिस विल बी इक्वल टू थीटा नो। तो वही तो मैंने ma में करा है। ये वाला जो एंगल मेरा बन रहा है दिस विल बी इक्वल टू थीटा। तो ये मेरा ma cos थीटा कंपोनेंट आएगा, जो इसके परपेंडिकुलर वाला है वो ma sin थीटा कंपोनेंट आएगा। अब मैंने अभी ये चीज नोट में लिखी है कि अगर किसी मास को फ्रीली फॉल करना है तो उसमें नॉर्मल की वैल्यू जीरो होनी चाहिए। तो अगर नॉर्मल की वैल्यू जीरो है, यहाँ से हमें ये समझ नहीं आ रहा दैट ma sin थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू mg cos थीटा। ये तो डायरेक्टली इक्वेशन आ गई ना दैट ma sin थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू mg cos थीटा इफ n इज इक्वल्स टू जीरो। यस। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई ना। इतना ही है इस क्वेश्चन में, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई, काम डन हो गया हमारा। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आपने निकाली कैसे? क्या एक ये नहीं समझ आ रहा। बेटा ये मैथमेटिक्स समझ नहीं आया? क्या समझ नहीं आया? तरीका समझ नहीं मैथमेटिक्स आया? समझ नहीं आया। मैथमेटिक्स ma sin थीटा इज इक्वल्स टू mg cos थीटा। m से m कट गया, a की हाँ। वैल्यू कितनी हो जाएगी? m cos थीटा अपॉन sin थीटा ना। तो cos थीटा अपॉन sin थीटा cot थीटा होता है ना। मैं वही पूछ रही हूँ कि क्या समझ नहीं आया? ये बताओ, मैथ समझ नहीं आया, तरीका समझ नहीं आया? मैथ समझ नहीं आ रहा था, बेसिक अलजेब्रा लगाना होगा। हाँ वही 7th बेसिक, क्लास ये में तो आ रहा हूँ बेसिक अलजेब्रा भी नहीं है यार। मैं 7th क्लास में जा रहा हूँ मैं। अच्छा चलो जाओ 7th क्लास में जाओ तुम। हाँ, ठीक है, मेरे अभी को लगा समझ में आया? रोकोगे। अभी कोई नहीं है कि रोकूं? हाँ मैम इसमें निकालना क्या था? बोलो बेटा। आसान दिख रहा था, इतना है नहीं। हमें इसमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है एक्सेलरेशन की सच दैट द मास फॉल्स फ्रीली। तो मास फॉल्स फ्रीली कब करता है आपका? जब आपकी नॉर्मल की वैल्यू जीरो। तो बस मैंने वो पुट इन करके एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालनी थी कि क्या एक्सेलरेशन होनी चाहिए जिससे मेरा जो मास है वो फ्रीली नीचे गिरे। सही है? यस मैम। मुश्किल हो गया क्या आज के? मुझे लग रहा है दोनों क्लासेस में कॉन्सेप्ट ऐसे मुश्किल मुश्किल हो गए। सूडो फोर्स दिमाग नहीं घुस रहा। सूडो फोर्स ऐसा लग रहा है दिमाग ही निकली मेरा। अरे यार सूडो फोर्स जब देखो, सबसे अगर बिल्कुल ही बच्चों वाली लैंग्वेज में समझना है तो समझ लो, जिस जगह पे एक्सेलरेशन आ रही होगी उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में सूडो फोर्स ड्रॉ करनी है, ताकि नॉन इनर्शियल फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट कर पाओ। नॉन इनर्शियल फ्रेम में ये जो हमने फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह बनाए हैं, इनसे तुम्हारा सही आंसर आए। तो यहाँ पर भी तो मैंने वही किया है ना। अगर मेरा ऑब्जर्वर वेज के अंदर बैठा है, वो देख रहा है कि भाई मेरा मास कैसे गिर रहा है, तो उससे कितना ईजी हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करना। उसको तो खाली मास गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, तो बस उसके लिए मास गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, तो मास में जो तुमने इक्वेशंस है वो सारी सेम इक्वेशन लगेंगी, बस एक एक्स्ट्रा फोर्स सूडो फोर्स और लग जाएगी।
सही है। सूडो फोर्स एक इमेजिनरी फोर्स है जो तुम अपने किसी भी सिस्टम में लगा सकते हो अगर वो नॉन इनर्शियल सिस्टम है, ताकि उसमें न्यूटन लॉस जो तुमने पढ़े हैं उनको अप्लाई कर पाओ। सही है। यस मैम, ओके। ओके बोल रहे हैं बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करने में, लेकिन दिक्कत आ रही है बच्चों को, तो ठीक है धीरे धीरे और सॉल्व करते हैं ताकि तरीके में दिक्कत ना आए। ये जेई के हिसाब से इंपॉर्टेंट है यार कॉन्सेप्ट, ये तुम्हारा बोर्ड वगैरह के हिसाब से तो जेन्युइनली इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट तुम्हारा इंपॉर्टेंट भी जेई के लिए है, इसके क्वेश्चंस भी तुम्हारे जेई से ही आते हैं। अब इस तरीके का क्वेश्चन देखो, इस तरीके के क्वेश्चन को करने में हिल जाओगे सूडो फोर्स अगर नहीं लगाओगे तो। मैम पूछा क्या है इसमें? इन द फिगर द मैम, रीडिंग ऑफ बैलेंस द स्प्रिंग बैलेंस, द रीडिंग ऑफ द and- स्प्रिंग बैलेंस पढ़ा था ना हमने। अच्छा मैम, रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस कितनी आई है, मतलब तुम एक तरीके से यहाँ पर नॉर्मल कितनी लग रही है, टेंशन कितनी लग रही है वो बतानी है। तो मैम टेंशन ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस जो है वो तुम्हारी टेंशन इन द स्प्रिंग जो लगेगी वो मेजर करेगा। अब कैसे करोगे भाई इस तरीके का क्वेश्चन, तुम तो बहुत बुरा फंस जाओगे ऐसे क्वेश्चन में। ये तुम्हारा एक्सेलरेटिंग फ्रेम है, 5 kg का भी मास है मैम, ये 10 किलो का भी मास है, 30 डिग्री क्या क्या बना रखा है, ये तो क्वेश्चन देखते ही हिल जाएंगे बच्चे। अब क्या करें इस क्वेश्चन में? मैम पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे मैम, इधर की एक्सेलरेशन आ जाएगी, उसकी एक्सेलरेशन आ रही है मैम, वहां से टेंशन आएगी, इधर से एक इक्वेशन बनेगी, फिर वहां से आएगी वैल्यू। तो मुश्किल है ना क्वेश्चन? हाँ मैम है तो तो। करो एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। मैम थोड़ा बहुत से ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या बोला था कि इसको एक सिंपल तुम एक टेंशन वाले तरीके से सॉल्व कर लो। इसको एक सिंपल तुम टेंशन वाले तरीके से सॉल्व कर लो और फिर देखो कि क्या तुम्हारा आ रहा है आंसर। ट्राई टू सॉल्व इट विद सिंपल टेंशन वाला तरीका। तो सपोज मैं ये बोल रही हूँ कि ये वाला जो 5 किलो का ब्लॉक है ये मेरा नीचे जा रहा है विद सम एक्सेलरेशन ए नॉट। अब इसको मैं ये लिफ्ट के अंदर खड़े होकर इमेजिन कर रही हूँ, तो मुझे क्या देखेगा कि ये जो 5 kg का ब्लॉक है दिस इज गोइंग डाउनवर्ड्स विद सम एक्सेलरेशन ए नॉट, और ये वाला जो ब्लॉक है ये ऊपर की साइड पे जाएगा विद सम एक्सेलरेशन ए नॉट। तो अब अगर मैं ये वाला जो ब्लॉक है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगी तो इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी? बहुत सारी फोर्सेस लगेंगी। ये 10 किलो वाले ब्लॉक पे कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी? मैम इसके अंदर नॉर्मल लगेगा, mg लगेगा और टेंशन लगेगा। नॉर्मल लगा दिया मैंने, ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल लग गया। तो और क्या बोला तुमने? बना पा रहे हो? अच्छा दिख नहीं रहा, एक सेकंड बेटा मैं रिफ्रेश कर देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है बस ये आज का, इसके बाद नहीं करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। बाकी क्वेश्चन अच्छा कभी मैम, कोई कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन किया और बच्चे ने बोला मैम हमें तो कुछ दिखाई नहीं? नहीं ऐसा नहीं हुआ फॉर्चुनेटली। बीच में बच्चे बोलते थे कि नहीं नहीं मैम नहीं दिख रहा, मैम नहीं दिख रहा, तो दिक्कत नहीं आती। अब यहाँ पर तुम्हारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? कुछ m1g वैल्यू आ जाएगी। लेट मी से दिस इज m1 है ना। इसके अलावा तुम लोगों ने क्या बोला? स्प्रिंग की वजह से फोर्स लगेगी, उसको हम टेंशन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, कुछ टेंशन लग रही है। और कुछ सूडो फोर्स भी तो लगेगी यहाँ पे। मैम क्यों मैम? ऑब्जेक्ट पे अटैच्ड है ना? ऑब्जेक्ट कौन सी रेस्ट पे है? अरे नहीं नहीं, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो सूडो फोर्स भी लगेगी। सूडो फोर्स भी तुम्हारी नीचे की साइड पे ही तो लगेगी क्योंकि ऊपर की साइड पे ये जा रहा है। तो नीचे की साइड में एक सूडो फोर्स और लग गई विच इज इक्वल टू सम m1a। इज दिस अब मैम ओके? इस पे लगाया मैम, 5 kg वाले पे नहीं लगाना है। अभी 5 kg वाले को हम ड्रॉ ही नहीं कर रहे, अभी उसको बाद में ड्रॉ कर लेंगे। पहले ये वाला चीज समझो, पहले एक एक तो को मैम ड्रॉ हमें करते पता हैं ना कैसे फ्री बॉडी लगेगा में। कि 10 kg में लगाना है, 5 में लगाना है? दोनों में लगेगा सूडो। सूडो फोर्स। अच्छा मैम दोनों में लगेगा। सूडो फोर्स दोनों के डायग्राम पे लगेगा। अब जैसे ये इसका बना दिया मैंने, अगर ये 5 kg का भी बनाऊंगी तो उसमें भी ऊपर की साइड पे टेंशन लगेगी, नीचे की साइड पे m2g और नीचे की साइड पे सूडो फोर्स, तीनों चीज लगेंगी। ओके मैम। सही है। अगर इसका तो मैं यहाँ पर बना के दिखाऊं तो ऊपर की साइड पे यहाँ पर टेंशन लगेगी, नीचे की साइड पे लगेगा m2g और नीचे की साइड पे इसमें m2ab लगेगा। एंड एडिशनली इट इज मूविंग डाउनवर्ड्स विद सम एक्सेलरेशन a नॉट। और ये वाला जो मास है दिस इज मूविंग विद सम एक्सेलरेशन a नॉट इन दिस डायरेक्शन। अब इसकी इक्वेशन बनानी है। अब इसकी इक्वेशन बनानी है तो क्वेश्चन मैं मानती हूँ डिफिकल्ट हो चुका है, बट ठीक है डिफिकल्ट क्वेश्चन को करेंगे, क्या दिक्कत है हम लोगों को। सही है। अब ये एंगल तुम्हारा थीटा के बराबर है, तो यहां से अगर इसको सॉल्व करोगे क्या होगा? ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी? इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगी m1g plus a cos theta and this value will be equals to m1g plus a sin theta. Is this part okay? यस मैम। ठीक है। तो अब तो खाली बैलेंस करना रह गया ना। एक बार फ्री बॉडी डायग्राम अगर हमने ड्रॉ कर लिया तो अब तो तुम्हें खाली बैलेंस करना रह गया।
तो यहाँ से तुम क्या लिखोगे, यहाँ से तुम लोग क्या मैम? लिख सकते हो, बताओ इक्वेशन क्या बन जाएगी। मैम हम्म मैम स्टूडेंट फोर्स नीचे क्यों लग रही है, एक्सेलरेशन तो टी की डायरेक्शन में है ना। हाँ तो सूडो फोर्स हमने क्या बोला था कि जिस डायरेक्शन में तुम्हारा इनर्शियल फ्रेम एक्सेलरेट करेगा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है ना बेटा, ये बोली थी ना हमने चीज। तो हाँ आपने तो नीचे लगाया। तो ऊपर की डायरेक्शन में है ना एक्सेलरेशन। ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है कि लिफ्ट के अंदर है, जो लिफ्ट तुम्हारी ऊपर की साइड पे जा रही है। मैम समझ सही नहीं है? आया, एक्सेलरेशन तो टी की डायरेक्शन में जा रहा है ना। मैम एक हाँ। बार सूडो फोर्स रिपीट कर दो, मैंने अभी अभी ज्वाइन करी क्लास। अच्छा बेटा, सूडो फोर्स क्या होती है, सूडो फोर्स तुम्हारी एक इमेजिनरी फोर्स होती है जो हम किसी भी नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम का क्या मतलब है, जो फ्रेम तुम्हारा किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है उस फ्रेम में हम सूडो फोर्स लगाते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो फ्रेम है वो ऊपर की डायरेक्शन में चल रहा है, ये दिख रहा है एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड तुम्हें ऊपर की डायरेक्शन में गिवन है ना। तो Yes, सूडो ma'am. फोर्स जो Yes, लगाओगे ma'am. वो इसकी मैम, एक सवाल ऑपोजिट था। डायरेक्शन में लगाओगे। हाँ बेटा। तो मैम ये जो एक्सेलरेशन लग रही है तो मैम ये पूरे पे लग रही है ना मैम, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन टोटल पे एक्ट कर रही है ना मैम, हाँ 10 पूरे kg के 5 पूरे kg सिस्टम पे दोनों लग में। रही है, पूरे के पूरे सिस्टम पे। ओके मैम, मैम टेंशन वाले तरीके से करा मैम, अगर नॉर्मल तो मैम 2 इक्वेशन आएंगी मैम, गलत आ रहा है मैम, फिर तो दोनों फोर्स 50 न्यूटन आ रही है मैम। तो वही मैं बोल रही हूँ ना, उस तरीके से दिक्कत आएगी। अब जैसे अगर मैं इसको यहाँ से सॉल्व करूँ तो यहाँ पर एक बार सारी वैल्यूज डाल देती हूँ। टी माइनस m1 की वैल्यू कितनी है, 10 मल्टीप्लाइड बाय g प्लस ए माने 10 प्लस a साइन 30 कितना होता है, आधा, विल बी इक्वल टू 10 a नॉट। तो इसको अगर एक बार मैं सॉल्व करूंगी मेरे पास क्या आ जाएगा, इसको अगर तुम लोग एक बार सॉल्व करोगे तो व्हाट इज द वैल्यू विच यू विल गेट, इसको एक बार बताओ सॉल्व करके क्या वैल्यू आएगी। मैम टी माइनस 50 इज इक्वल्स टू 20 आ रही है। यार टी माइनस 60 नहीं आया, जैसे ये हो जाएगा तुम्हारा 2 है ना, तो ये इससे कट गया, यहाँ पे तुम्हारा बचेगा 5, 12 इंटू 5 60 हो जाएगा ना, तो t माइनस 60 विल बी इक्वल्स टू 10 a नॉट, यही तो वैल्यू आएगी। ओके मैम, मैंने वो एक ही वैल्यू नहीं देखी। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, तो ये एक इक्वेशन बन गई। अच्छा कुछ नहीं होता शिवांगी बेटा, एक बार रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना इस क्लास की, बच्चों को बड़ी दिक्कत आई है इस क्लास में। और वही इक्वेशन मैं यहाँ पर भी बना सकती हूँ, ये जो सेकंड वाला मास है, आई कैन मेक द सेम इक्वेशन इन दैट केस एज वेल। यस मैम। क्या मैम हमने इक्वेशन, एक्सेलरेशन इसमें अपोजिट की लेट करी है कौन सी एक्सेलरेशन, मैम, हमने ए नॉट मैम, जो हमें सिस्टम की एक्सेलरेशन दे रखी है उससे अपोजिट लेट करी है कि पूरी तरीके से पलट गई है एक्सेलरेशन। सूडो फोर्स है वो। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारा जो ये सिस्टम है वो तुम्हारा एक लिफ्ट के अंदर रखा हुआ है, मैं बोल रही हूँ कि मेरा बंदा लिफ्ट के अंदर बैठ के इसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो एक सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो नीचे की डायरेक्शन में एक m1a फोर्स मैंने लगा दी यहाँ पर, और इस वाले केस में एक m2a फोर्स लगा दी। सही है। अब बाकी ये जो सिस्टम है ये भी तो कुछ मूव कर रहा होगा, सो लेट मी से दैट इट इज मूविंग ऊपर a नॉट वाली डायरेक्शन में, a नॉट ऊपर चल रहा है और यहाँ से a नॉट नीचे आएगा, तो यहाँ से मैं वैल्यू निकाल लूंगी ना a नॉट और टेंशन की, वही तो मेरा टास्क है इस क्वेश्चन में। ओके मैम, समझ गया, वो ठीक लिफ्ट है। की एक्सेलरेशन दे रखी है, लिफ्ट ऊपर जा रही है। हाँ अब ये जो वो तो लिफ्ट की एक्सेलरेशन है, वो इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम की एक्सेलरेशन हो गई। अब यहाँ पर तुम्हारी दूसरे वाले ब्लॉक पे क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं, m2g नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है m2a, और ये ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन a नॉट। इसकी भी इक्वेशन तुम लोग बना सकते हो, क्या बनेगी, t माइनस m2g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 इंटू 10 50 माइनस m2a कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 विल बी इक्वल टू 5 a नॉट। इज दिस ओके? नहीं कुछ गलत कर दिया ना मैंने, ये नीचे जा रहा है, सॉरी मैंने वही बोला, ये नीचे जा रहा है ना, तो ये नीचे जाएगा तो इसका मतलब है दैट 60 माइनस t विल बी इक्वल टू 5 a नॉट आएगा। यस मैम। 60 माइनस t विल बी इक्वल टू 5 a नॉट आएगा, तो यहाँ से तुम्हारी क्या वैल्यू आ जाएगी, पिछली इक्वेशन क्या थी, t माइनस 60 वॉज इक्वल टू 10 a नॉट, यहाँ पर तुम्हारी आ गई ये, तो यहाँ से तो तुम्हारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू ही 0 आ गई, a नॉट की तो वैल्यू ही 0 है, सिस्टम मेरा मूव ही नहीं कर रहा, Yes. इक्विलिब्रियम में है। और अगर a नॉट की Yes, वैल्यू ma'am. 0 है तो टेंशन की वैल्यू हो गई 60 न्यूटन, मतलब स्प्रिंग फोर्स जो है वो तुम्हारी 60 न्यूटन के बराबर है, तो ये जो स्प्रिंग बैलेंस है वो भी 60 न्यूटन ही रीड करेगा। इज इट ओके? Ma'am, it is nice. It is okay-ish. It is okay-ish, I can say.
ठीक है यार, इस तरीके का ना बहुत, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन भी इस तरीके में पॉसिबल है, वही सेम चीज है जो अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं, वही सेम ये क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें डिफॉर्मेशन ऑफ द स्प्रिंग निकालनी है, उसका क्या मतलब है कि स्प्रिंग की भी कुछ टेंशन मान लो और टेंशन को kx से अज्यूम कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये तरीके के क्वेश्चन तुम्हारे जेई एडवांस तरीके में भी आ सकते हैं, जेई मेंस में मुश्किल क्वेश्चन इस तरीके का तुम्हारा आ सकता है। यहाँ पर तुम्हारा सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट भी लग रहा है, स्प्रिंग की फोर्स का कॉन्सेप्ट भी लग रहा है, एटवुड सिस्टम का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है, 5-6 कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। तो ये क्वेश्चन तुम होमवर्क में करोगे बच्चे, कोशिश करेंगे? ट्राई करेंगे। ठीक है, ट्राई करेंगे ये क्वेश्चन। तुम्हारे ये चैप्टर के जितने कॉन्सेप्ट्स थे, ऑल दोस कॉन्सेप्ट्स वी हैव डिस्कस्ड, तो दिस चैप्टर शुड गिव यू नो प्रॉब्लम।